हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का स्वागत है वापस से जीनोमिक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ कुछ नई चीज़ों के साथ, कुछ नई बातों के साथ। फटाफट सारे बच्चे कनेक्ट हो जाएं। सबको दिखाई दे रहा हूँ? ओके। फटाफट सारे बच्चे कनेक्ट हो जाएं। सबको मेरी तरफ से गुड इवनिंग। डोंट वेस्ट योर टाइम एंड वी आर हियर टू प्रिपेयर सेशन फॉर द मोर कंसेप्ट और द theoretical portion for the NORCET special and other special exam for like central government job. Good evening to the most intelligent teacher of this world, always empower and inspire us. Thanks for making learning and enjoyable. I have never seen a teacher like you. God bless you, Angel S. सबको मेरी तरफ से गुड इवनिंग। मैं कोई नाम पढ़ नहीं पा रहा, पर कुछ के नाम मैं पढ़ देता हूँ। पंकज दाकर, कमलेश, शिल्पा, भूपेश, सुबोध, तरुण, उमेश चौधरी, अनीता, केपी, आरती, महावर, फिरोज, अंकुर यादव, ऋतु राजपूत, नरेश, निर्मा, गुड़िया कुमारी, कमल, अंकिता, कमल गौर, सुंदर सेवाल, सीमा चौधरी, भूपेश, गुरु बिना कुछ नहीं होता। बहुत बढ़िया बच्चे। तो देखो, जैसे कि मैंने आप सबसे कहा है, पहले भी कहा था, आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाली है? क्योंकि देखो, एमसीक्यू तो आपको करना ही है। मैं समझा रहा हूँ एमसीक्यू आप कैसे करते हो। एमसीक्यू में तो प्रॉब्लम आपको है नहीं। प्रॉब्लम इस बात में कि अगर किसी भी टॉपिक के कुछ की पॉइंट्स आपको काम आ जाए, जो नर्सिंग केयर के, मैं फालतू ज्ञान की बात नहीं कर रहा। नर्सिंग केयर के पॉइंट्स एग्जाम में बहुत काम आते हैं। अब नर्सिंग केयर के पॉइंट्स एग्जाम में काम आएंगे क्योंकि पूछा ही आपसे एग्जाम में नर्सिंग जाएगा, तो नर्सिंग के पॉइंट्स आपको बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है बच्चे, जय महाकाल बच्चे। तो आज की क्लास में शुरू करने जा रहा हूँ। धीमे धीमे हम शुरू करेंगे, वन बाय वन करके। तो क्लास से जुड़ते जाइएगा फटाफट सारे बच्चे। ठीक है बेटा? ठीक है, चलो। की पॉइंट्स मैं कुछ बोलूंगा, कुछ मैं लिख दूंगा, जैसे कन्वीनियंट लगेगा तो आप सुनते जाइएगा, बन लगेगा। अगर मैं बात करूं वैक्सीन के बारे में, किसके बारे में बात करूं? वैक्सीन के बारे में। तो आपने कहा वैक्सीन कब? आपने वैक्सीन फॉर मदर्स। क्या मां को वैक्सीन लगाई जाती है प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी के पहले या प्रेगनेंसी के बाद? तो बिल्कुल मां को वैक्सीन लगाई जाती है। कौन सी वैक्सीन है जो मां के लिए सेफ होती है? वो वैक्सीन मां के लिए सेफ होती है जो किल्ड होती है। ये तो आपको अच्छे से पता है। किल्ड वैक्सीन जितनी है वो सेफ होती है, या इसे हम इनएक्टिवेटेड भी कहते हैं। तो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन कह दो या किल्ड वैक्सीन कह दो, ये सेफ मानी जाती है। अब आपने कहा कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जो ओरल, जो नेजल दी जाए तो क्या होती है? लाइव होती है। और अगर आईएम दी जाए तो किल्ड होती है। कोई एग्जांपल पता है आपको? बहुत से पता है। एक एग्जांपल बहुत फेमस है जो आपको एग्जाम में बहुत तकलीफ दे सकता है, और एग्जांपल का नाम है इन्फ्लुएंजा। कौन सी वैक्सीन है? इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो है वो दोनों में आती है, नेजल में भी आती है, आईएम में भी आती है। पर अगर वो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन किसमें आ रही है? आईएम के अंदर आ रही है, तो आईएम के अंदर उसे क्या माना जाता है? किल्ड या इनएक्टिवेटेड माना जाता है। तो इस तरह की वैक्सीन पूरी तरह सेफ होती है। अगर आपको मां को टिटनेस की वैक्सीन लगानी है तो टिटनेस की वैक्सीन भी मां को सेफ मानी जाती है, टिटनेस की वैक्सीन। और वैक्सीन कौन सी है? डिप्थीरिया की वैक्सीन है, वो भी सेफ मानी जाती है। पर्टुसिस की लगानी हो तो वो भी सेफ मानी जाती है। जो किल्ड वैक्सीन है वो ऑलमोस्ट सेफ मानी जाती है मां के लिए। बात है सर, ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो मां के लिए अनसेफ होती है, जिनको सेफ नहीं मानते? वो जितनी है, यानी अनसेफ यानी नॉट अलाउड, इन वैक्सीन को अलाउड नहीं किया जाता प्रेगनेंसी के दौरान मां को देने के लिए। प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी से पहले तो आप लगा ही सकते हो। तो बच्चे, मीजल्स की जो वैक्सीन है, आपको अच्छे से पता है कि मीजल्स की वैक्सीन के बाद हम कुछ महीनों तक कंसीव करने का मना करते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब मीजल्स की वैक्सीन प्रेगनेंसी में लगाना तो नामुमकिन है, इवन इसको लगाने के बाद कुछ समय तक प्रेगनेंसी को होल्ड करते हैं। इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो सकती है कि लाइव वैक्सीन होती है। मम्स की वैक्सीन अगर लगानी पड़ जाए किसी मां को तो अवॉइड करना। रूबेला की वैक्सीन भी किसी की लगानी है तो वो भी अवॉइड करना है। वेरिसेला की वैक्सीन मां को लगानी है तो वो भी अवॉइड करनी है, क्योंकि ये नॉट अलाउड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और इन्फ्लुएंजा, अगर इन्फ्लुएंजा का नेजल स्प्रे लगाना है, क्या लगाना है? नेजल स्प्रे करना है, तो वो भी इसमें अनसेफ या नॉट अलाउड होता है, याद रखना। समझ आ रहा है? क्वेश्चन चेंज। अगर वो आपसे पूछे कि न्यूबॉर्न बेबी को फर्स्ट वैक्सीन कौन सी लगाई जाती है, तो क्या आपको इसका आंसर पता है? न्यूबॉर्न बेबी को फर्स्ट वैक्सीन कौन सी लगाई जाती है? फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए। आई वांट टू लिसन योर आंसर। जल्दी करो, फास्ट बेटा। निशा यादव, सर आपकी लाइव क्लास का वेट रहता है। गॉड ब्लेस यू बच्चे। सर प्लीज बताइए कैसे कॉन्टैक्ट करें ऑनलाइन कोचिंग के लिए आपकी अकेडमी से? अरे कर लो बेटा, नंबर दे रखे होते हैं, कर लो, कॉल आपको मिल जाएगा। ठीक है? सबसे पहले जो वैक्सीन लगाई जाती है न्यूबॉर्न बेबी को, वो होती है हेपेटाइटिस बी की। किसकी होती है? हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगाई जाती है न्यूबॉर्न बेबी को। याद रखना, इस बात में कंफ्यूजन मत रखना कि कौन सी वैक्सीन लगानी है। तो फर्स्ट वैक्सीन लगती है हेपेटाइटिस बी की। ओपीवी नहीं लगती, बीसीजी भी नहीं लगती, सबसे पहले लगती है हेपेटाइटिस बी। अरे विटामिन की वैक्सीन नहीं होती, रतौंधी नाम के आदमी। पता है मुझे विटामिन की लगाते हैं, पर वो वैक्सीन थोड़ी होती है, वो तो विटामिन होती है। कम से कम कोलेस्ट्रॉम। बहुत बढ़िया, केपी शर्मा बहुत ज्यादा सोच के आ रहे हैं। शत्रुभुज, ठीक है बच्चे? चलो ध्यान से सुनना, कुछ पॉइंट्स बोल रहा हूँ। अगर इफ नॉन इम्यून ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर कोई नॉन इम्यून है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो अगर आप उससे कह रहे हो कि उसने रूबेला वैक्सीन लगवाई है प्रेगनेंसी से पहले, अगर उसने रूबेला की वैक्सीन लगवाई है प्रेगनेंसी से पहले, किसकी वैक्सीन लगवाई है? रूबेला की। तो जो रूबेला की वैक्सीन है बच्चे, इसको लगाने के बाद आपको अच्छे से पता है कि आपको न्यू गाइडलाइन के हिसाब से 1 महीने तक प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करनी, और ओल्ड गाइडलाइन के हिसाब से 3 महीने तक प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करनी। नॉट कंसीव, आपको कंसीव नहीं करना, नॉट कंसीव। क्यों नहीं करना? क्योंकि देखो, ऐसा है, लाइव वैक्सीन होती है रूबेला की, तो लाइव वैक्सीन के बाद अगर उसके असर एंटीबॉडी बनने में समय लगेगा, 28 दिन का टाइम वैसे लग जाता है, तो उस समय तक, उसके बाद तक आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करनी है। कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, फिर असर पड़ सकता है। और प्रेगनेंसी की कंडीशन मां के लिए इम्यूनो सप्रेसर ऑलरेडी होती है, तो आपको नहीं लगानी है। अगर आपको लगा लिया तो 3 महीने तक पुरानी में, और नई महीने और न्यू के अंदर 1 महीने तक कंसीव नहीं करना। कंसीव करने की मना कर रहे हैं, दिल छोटा बनने की जरूरत नहीं है। आपको लगेगा कि क्या कह दिया। जैसे ही डॉक्टर कहेगा कि 3 महीने तक कंसीव नहीं करना, जो साथ में टेंडर आया, टेंडर का हस्बैंड आता है, वो बड़ा मुंह थोड़ा छोटा सा कर लेगा कि डॉक्टर साहब 3 महीने को ज्यादा नहीं, तो उसको समझा दीजिएगा कंसीव नहीं करना है बे, बाकी सब ठीक है। इतना दिल छोटा नहीं करते। मानी सर, आपको सर एक बात बोलूं, जितने स्टूडेंट आपके साथ कनेक्ट हुए हैं उतने कहीं और कनेक्ट नहीं होते, कहीं नहीं होते। अत्र यत्र सर्वत्र तुम्हारा भाई है। हम क्या ऑप्शन टिक करें? तुम नई वाली टिक करना ना, 1 महीने वाली। समझ आ गया मुझे? बहुत बढ़िया। प्रायोरिटी देते थी विराट कोहली, और कितनी प्रायोरिटी लगा रहे? अच्छा सर, और बताइए, मैंने कहा सुनिए। सर रूबेला वैक्सीन का रूट क्या रहेगा? तू बता दे, रूबेला वैक्सीन का रूट क्या रहेगा? वही दे देंगे। तू बता, रूबेला वैक्सीन का रूट क्या रहता है? मेरे हिसाब से तो सबक्यूटेनियस रहता है। तुम्हारे हिसाब से भी रूबेला वैक्सीन सबक्यूटेनियस लगाते होंगे। मैंने कहा ठीक है। अगर किसी को एलर्जी है, किसी को एलर्जी है, एलर्जी फॉर एग, एलर्जी फॉर एग है, तो आप उसमें याद रखिएगा इस वैक्सीन को नहीं लगाते। तो अगर एलर्जी ऑफ एग है किसी माँ को, तो रूबेला वैक्सीन को अवॉइड किया जाता है, याद रखना। ऐसा गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं लगाना चाहिए। याद रखना, मेरी बात जरा ध्यान सुनना। जो नॉर्मल रूबेला टाइटर होता है, जो नॉर्मल
जो नॉर्मल, इसको थोड़ा सा स्टार बना लेना, एग्जाम में पूछ सकता है ये, कलर चेंज कर देते हैं। तो ये जो नॉर्मल रूबेला टाइटर होता है, टाइटर समझते हो, कंसंट्रेशन, तो नॉर्मल रूबेला जो टाइटर होता है वो होता है 1:8। और जो नॉन इम्यून महिला होती है, कौन सी होती है, नॉन इम्यून महिला, इसके अंदर जो टाइटर होता है, नॉन इम्यून के अंदर जो टाइटर होता है वो होता है लेस देन 1:8। इसे मत भूलना, एग्जाम में पूछेगा आपसे कि नॉर्मल रूबेला का टाइटर 1:8 होता है, नॉन इम्यून के अंदर लेस देन 1:8 होता है। ठीक है बच्चे, याद रहेगा। चलो, आपने जाना ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट, ग्लूकोज चैलेंज सुन लो बेटा, काम आएगा। आपने कहा मैं इंपोर्टेंट पॉइंट क्यों बोल रहा हूँ, ये काम है मेरा कि मैं आपको वो सब चीजें दूं जो आपको एग्जाम में मुसीबत कर सकती हैं। एक ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। आपने कहा क्या करते हैं, इसमें करते हैं ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। क्या करते हैं, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं। मैंने कहा ठीक है, क्यों करते हैं, टू स्क्रीन जेस्टेशनल डायबिटीज, नॉट टू डायग्नोज। याद रखना मेरी बात, कोई पूछे जाए आपसे कि ये जो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है ये डायग्नोसिस है, स्क्रीनिंग टेस्ट है, ये स्क्रीनिंग टेस्ट है या ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है, डायग्नोस्टिक है या स्क्रीनिंग है, जल्दी बताओ। और किसके लिए, किसके लिए, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस के लिए ये जो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कर रहे हो, ये स्क्रीनिंग टेस्ट होता है कि डायग्नोस्टिक, जल्दी बताओ फटाफट, स्क्रीनिंग और डायग्नोस्टिक। कमेंट बॉक्स में आंसर फटाफट सारे बच्चे। 50 ग्राम 75 ग्राम सब कर देंगे, रुक जाओ तुम, अभी भाई बताया देगा आपको, परेशान मत हो। मैं बता दूंगा जो 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 एग्जामिनर मानेगा। 50 75 छोड़ो, जो मैं बताऊंगा कि एग्जामिनर वही मानेगा, और एग्जाम वही मानेगा। अभी तक तो 50 ही मानता है, तो आगे 50 ही मानेगा, छोड़ो 75 को। 75 भी मानते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, पर 50 भी आंसर सही है। ठीक है बच्चे, तो स्क्रीनिंग का डायग्नोस्टिक बेटा याद रखना, इट इज स्क्रीनिंग टेस्ट, इट इज ए स्क्रीनिंग टेस्ट। ये जो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है, स्क्रीन टेस्ट होता है। तो सर ये बताओ फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा होता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए, डायग्नोसिस के लिए हम लोग यूज करते हैं, डायग्नोसिस के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, आंसर है वी यूज द HbA1c, HbA1c ये यूज किया जाता है फॉर द डायग्नोसिस। आपसे पूछा जाए प्रेगनेंसी में डायग्नोसिस के लिए कौन यूज करते हैं, HbA1c, और स्क्रीनिंग के लिए कौन सा करते हैं, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। आपने कहा इसे करने का सही समय 24 वीक के टाइम पर करना ज्यादा सही माना जाता है। रेंज 24 से 28 होती है, एक आंसर देना हो तो 24 वीक देना, वो ज्यादा सही माना जाएगा। आपने कहा क्या कहते हैं इसको, 1 आवर, 1 घंटे का, 1 आवर ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं, 1 आवर ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस कहते हैं। याद रखना, उसे कहते हैं कि फास्टिंग करने की जरूरत नहीं है, कोई फास्टिंग की जरूरत नहीं है। उसके बाद उसको बोलते हैं कि 50 ग्राम क्या ले लीजिए, ग्लूकोज ले लीजिए, क्या ले लीजिए, 50 ग्राम ग्लूकोज दे देते हैं उसको। और उसके बाद ब्लड टेस्ट करते हैं, क्या टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, कब, आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट। समझ में आ रहा है। तो अगर ये लेस देन 140 mg पर डीएल से कमाए तो इसका मतलब है ये क्लाइंट नॉर्मल है, इसको डायबिटीज मेलाइटिस नहीं है। और अगर मोर देन 140 mg पर डीएल से ज्यादा है तो ये मान लेना कि ये एबनॉर्मल है, इसे डायबिटीज मेलाइटिस हो सकता है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है बच्चे। ठीक है बच्चे, इतना क्लियर हुआ, वेरी गुड, यहां तक ठीक है सब। ठीक है, और बताओ सर ये तो 1 आवर वाला है, कौन सा है 1 आवर, सर 2 to 3 आवर वाला भी करते हैं। मैंने कहा 2 to 3 आवर OGTT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, 1 से 2 से 3 घंटे वाला भी करते हैं। तो आपको इसको करने का तरीका क्या है, ये थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको थोड़ा स्टार बना लेना, एग्जाम में काम आएगा कि 2 से 3 घंटे वाला OGTT कैसे करते हैं बताइए। इसे बोलना है कम से कम 6 से 8 घंटे का, इसे एनपीओ रखना होता है, नील पर ओरल टेस्ट से पहले। हाँ मैंने कहा, उसके बाद पूरी रात ये क्या रहा एनपीओ, उसके बाद अगले दिन नेक्स्ट डे इसे देते हैं 100 ग्राम ग्लूकोज, क्या देते हैं, 100 ग्राम ग्लूकोज देते हैं। और 100 ग्राम ग्लूकोज देने के बाद इसका ब्लड सैंपल लेते हैं, क्या लेते हैं, ब्लड सैंपल लेते हैं। और ब्लड सैंपल लेते हैं एवरी आवर, हर घंटे के अंदर। तो फर्स्ट 1 आवर, पहले 1 घंटे में, फर्स्ट 1 आवर जो पहला 1 घंटा है उसमें नॉर्मल कैसे मानेंगे, उसमें नॉर्मल मानेंगे अगर किसी का लेस देन 180 mg पर डीएल आया है तो उसको नॉर्मल मानते हैं। अगर सेकंड आवर के दौरान, दूसरे घंटे के दौरान अगर किसी का लेस देन 155 आ रहा है तो इसे भी क्या मानते हैं, नॉर्मल मानते हैं। तीसरे घंटे के दौरान, आवर्स की बात कर रहा हूं, घंटा मतलब वो घंटा नहीं है तो तुम समझ रहे हो घंटे घंटे बजा रहे हैं सर, वो घंटा नहीं है बे। अगर 3 घंटे के बाद नॉर्मल कब मानेंगे, जब लेस देन कितना होगा, 140 mg पर डीएल। तो ये तीनों चीजें जो आपको समझ में आ रही है कि अगर 1 घंटे में 180 से कमा रहा है तो भी नॉर्मल है, दूसरे घंटे में 155 से कमा रहा है तो भी नॉर्मल है, तीसरे घंटे में 140 से कमा रहा है तो भी नॉर्मल है। अगर इन तीनों में से, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, इन तीनों में से कोई एक, एनी वन क्या आ जाए, एब नॉर्मल, इन तीनों में से कोई एक क्या आ जाए एब नॉर्मल, तो हम इसको रिपीट करने को बोलते हैं। और रिपीट कब करते हैं, आफ्टर 4 वीक, 4 वीक के बाद इसको दोबारा करने के लिए बोलते हैं। अगर इन तीनों में से कोई एक भी एब नॉर्मल आ जाए, यानी कि 100 पहले घंटे में 180 ऊपर हो जाए और बाकी के 2 घंटे में 155 से कम हो और 140 से कम हो, तो मैं कहूंगा रिपीट करेंगे अगले 1 वीक के बाद, अगले 4 वीक के बाद। पर कोई एक सा एब नॉर्मल हो, कोई एक एब नॉर्मल हो, अगर कोई से 2 एब नॉर्मल है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एनी 2 आर एब नॉर्मल। अगर इन 3 में से कोई 2 एबनॉर्मल आए हैं तो ये कंफर्म है, ये कंफर्म है कि इसको जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस है। एक एबनॉर्मल आए तो टेस्ट को रिपीट करते हैं, और 2 एबनॉर्मल आ जाए तो कंफर्म कर देते हैं कि इसको क्या है, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस। 190, अरे वही एक रेंज मान ले बेटा, रेंज मान ले, परेशान मत हो। दे रहा 190 150, वो तो 180 से 190 है, परेशान मत हो। ठीक है, अभिषेक सोनी, कलर ब्लाइंडनेस वाले एम्स में नौकरी नहीं कर सकते। अब ठीक है, चलो काम करो। तो 24 वीक से पहले क्यों नहीं कर सकते, मजा नहीं आता है 24 वीक से पहले। ठीक है, जेस्टेशनल डायबिटीज 24 वीक के बाद डायग्नोस होती है ड्यू टू द प्रोलैक्टिन एंड एचपीएल, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन आता है एचपीएल। तो ठीक है बच्चे, चलो आफ्टर बर्थ कॉन्ट्रासेप्टिव, अगली हेडिंग है आफ्टर बर्थ कॉन्ट्रासेप्टिव। देखो, चाहे उसको मेंसेस आए या ना आए, आप प्रेगनेंसी के बच्चे के बाद, डिलीवरी होने के बाद कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि मेंसेस नहीं आ रहे तो आप कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, अगर माता जी ब्रेस्ट फीड नहीं कराती
तो आपको स्टार्ट कर देना है कॉन्ट्रासेप्टिव सेकंड महीने से, सेकंड मंथ से, स्टार्ट फ्रॉम सेकंड मंथ। मैंने कहा ठीक है। अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है माता जी, क्या कराती है, ब्रेस्ट फीडिंग, तो आपको स्टार्ट कर देना है स्टार्ट फ्रॉम थर्ड मंथ। एक महीने का गैप आ जाता है, एक महीने की ज़्यादा छूट मिल जाती है। सर प्रेगनेंसी के बाद पहला पीरियड कब आ जाता है, फर्स्ट पीरियड प्रेगनेंसी के बाद आ जाता है 4 से 6 वीक के टाइम पे, 4 से 6 वीक के टाइम पे। क्वेश्चन ये है कि सर प्रेगनेंसी के बाद सेक्सुअली एक्टिव कब होना है, सेक्सुअली एक्टिव कब होना है, ये बहुत जानना जरूरी है तुम लोगों के लिए। तो देखो, आप इंटरकोर्स या सेक्स कर सकते हो 4 to 6 वीक आफ्टर द बर्थ, आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, बच्चे के पैदा होने के 4 से 6 वीक के बाद आप इंटरकोर्स कर सकते हो। सर अर्लीस्ट बता दीजिए, अर्लीस्ट तो भैया बहुत जल्दी पूछ रहा है, तो अर्लीस्ट होता है 2 वीक, आप 2 वीक की बात कर सकते हो, बट शर्त यह है नो साइन ऑफ ब्लीडिंग, कोई ब्लीडिंग के साइन नहीं मौजूद हो, कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही हो, तो फिर आप 2 वीक की बात भी कर सकते हो। वैसे नॉर्मली 4 से 6 वीक की बात करते हैं। अपने सपनों की दुनिया, सर जिसको अपनी एक आंख से नहीं दिख रहा, नहीं देख सकता, उसको जॉब मिलेगा कि नहीं सर जी एम्स में, उसको एक आंख से नहीं दिख रहा, उसको जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तुझे ऐसा है, तुझे लगता है अपने सपनों की दुनिया तुझे एक आंख से नहीं दिखता क्या, तो तू एक आंख से सपना देख रहा है क्या, क्यों रे अपने सपनों की दुनिया, तू अपने पूरे सपनों की दुनिया एक आंख से देख रहा है, तक तेरी समस्या हो तो बता। योगेश लखारा 4 से 5 घंटे बाद, तेरी नहीं पूछ रहे मैं जानवर, तू तो इतना भी वेट नहीं करेगा खच्चर, तेरी नहीं पूछ रहे, नॉर्मल की बात कर रहे हैं। अंजलि जाटव, इन प्रेगनेंसी ऑप्शन हो तो, ओहो इतनी डिटेल में जानना है तुम्हें। ठीक है बच्चे। अच्छा, आफ्टर प्रेगनेंसी क्या होता है, हार्मोनल चेंज आने की वजह से, हार्मोनल चेंज डिलीवरी के बाद जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हार्मोनल, तुम पहले तो हार्मोन को हार्मोन करने दो, तो जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उस हार्मोनल चेंजेस में क्या होता है, इस वजह से जो वेजाइना है वो ड्राई हो जाती है, क्या हो जाती है, ड्राई, तो वेजाइना ड्राई हो जाती है। देन इफ यू वांट टू डू द, इफ यू वांट टू डू द इंटरकोर्स, देन यू शुड यूज द वाटर सॉल्युबल लुब्रिकेंट, तो फिर आप वाटर सॉल्युबल लुब्रिकेंट यूज करिएगा, सॉल्युबल लुब्रिकेंट ड्यूरिंग इंटरकोर्स, इंटरकोर्स के दौरान, और स्पेशली तब जब, स्पेशली तब जब वो माता जी ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हो, तो आपको लुब्रिकेंट यूज करना ही है। हाँ, एक आंख वाले का मुझे नाम नहीं पता बेटा, मुझे एक आंख वाले का नाम नहीं पता, देख ले बेटा तुम्हें। प्रियंका वर्मा कह रही है कि इन प्रेगनेंसी प्लेसेंटा एब्रप्शन होगा अगर इंटरकोर्स किया तो। अरे तू, तू इमेजिन करके आंसर मत दे कि हाँ इंटरकोर्स किया तो टकराने के बाद प्लेसेंटा टूट सकता है, इतना मत सोच प्रियंका वर्मा। प्रेगनेंसी में इंटरकोर्स कॉन्ट्राइंडिकेट नहीं होता, दिमाग पे ज्यादा जोर मत डाल, छोटा सा दिमाग है, फट फट हो जाएगा बेटा, समझा बच्चे। मुझे बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर की ऑफलाइन क्लास करना है प्लीज सर, मेरा फर्स्ट सेकंड ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है, अच्छे से क्या करूं, प्लीज हेल्प मी, एक बाल्टी लो उसमें डूब जा। यार तुम लोग फालतू के, तुम लोग फालतू कमेंट करने आए हो क्या इधर, आज सारे विकलांग इधर आ गए मेरे पास, कोई आधे मंदबुद्धि आ गए, आधे एक हाथ वाले आ गए, आधे पैर वाले आ गए, ऐसे मत करो भाई, पढ़ाने दो यार। मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था, मेरे एक हाथ नकली है, मेरे एक हाथ नकली है, उदित भाई ने मेरे को वो वाला कहानी सुनाने आएगा मेरे को तुम लोग। ए राजा राम, क्या बोला भाई की राइटिंग गंदी है, तेरी गंदी होगी भाई, गंदी राइटिंग, आया बड़ा। चलो, जो वाटर ब्रेक जानते हो, वाटर ब्रोक, जो टूटता है, जो फट जाता है सैक, जो एमनियोटिक सैक अगर रप्चर हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, ये प्रायोरिटी लिख लो, ये 5 स्टार है, अपने का बताओ सर, प्रायोरिटी। सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट चेक फीटल हार्ट रेट, इफ वाटर ब्रोक इज देयर, अगर वाटर ब्रोक हो गया है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो फीटल हार्ट रेट को चेक करना है। सेकंड, देन वेरीफाई एमनियोटिक फ्लूइड इज प्रेजेंट इन द सीक्रेशन और नॉट, बिकॉज दैट इज डन बाय द नाइट्रोजन पेपर टेस्ट। नाइट्रोजन पेपर का नॉर्मल कलर जो होता है वो येलो कलर का होता है, अगर ब्लू हो जाए तो एल्कलाइन और रेड हो जाए तो एसिडिक है। ठीक है बच्चे, उसके बाद फन टेस्ट करते हैं, फन टेस्ट करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड का क्रिस्टलाइजेशन के लिए। फन टेस्ट कैसा होता है, ये जो दिख रहा है ना आपको, इसे फन टेस्ट कहते हैं। ये जो फन टेस्ट है ये पाया जाता है कब, जब एमनियोटिक फ्लूइड क्रिस्टलाइजेशन होता है, जो सीक्रेशन है उसमें जो एमनियोटिक फ्लूइड अगर है, अगर एमनियोटिक फ्लूइड है तो उसका क्या होगा बच्चे, एमनियोटिक फ्लूइड का होगा क्रिस्टलाइजेशन, क्या होगा, क्रिस्टलाइजेशन, क्या होगा, क्रिस्टलाइजेशन, और तो जो क्रिस्टलाइजेशन है वो होगा एमनियोटिक फ्लूइड से। और आपको इसको कलेक्ट करने के लिए स्टेराइल स्वैब लेना पड़ता है, क्या लेना पड़ता है, स्टेराइल स्वैब से कलेक्ट करते हैं हम एमनियोटिक फ्लूइड को। अगर पॉजिटिव कह रहा है तो एमनियोटिक फ्लूइड मौजूद है, और नेगेटिव कह रहा है तो उस सीक्रेशन में एमनियोटिक फ्लूइड मौजूद नहीं है, इसे कहते हैं वाटर ब्रोक। सबसे पहली प्रायोरिटी होती है चेक फीटल हार्ट रेट, क्या होती है, चेक फीटल हार्ट रेट। समझा क्या बच्चे। अगला, और बताओ सर और क्या इसके अंदर,
अगर किसी की एमनियोटॉमी हुई है, यानी आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, इसे कहते हैं एमनियोटॉमी। क्या कहते हैं? एमनियोटॉमी। अगर किसी का हमने ए आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन किया है, एआरएम किया, तो इसके लिए क्या क्या प्रायोरिटी याद रखना? सबसे पहले मैं बोल रहा हूं नंबर पर, असेस फीटल हार्ट रेट बिफोर एंड आफ्टर प्रोसीजर। आपको असेस करना है फीटल हार्ट रेट बिफोर एंड आफ्टर प्रोसीजर। पहले भी करना है प्रोसीजर करने से पहले, और बाद में भी करना है। चेक टेम्परेचर एवरी 2 आवर्स। हर 2 घंटे में क्या चेक करना है? टेम्परेचर, इन्फेक्शन को होने की वजह से। याद रखना, आपको पता होना चाहिए कि एआरएम इट शुड बी पेनलेस। ये कैसा होना चाहिए? पेनलेस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पेनलेस। इस समय जो पोजीशन दी जाती है एआरएम के दौरान, वो पोजीशन अपराइट या सेमी फाउलर पोजीशन दी जाती है। कौन सी? अपराइट या सेमी फाउलर पोजीशन देते हैं, याद रखिएगा। ये है नंबर 4 प्रायोरिटी। और फिर आपको करने हैं नोट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। आपको एमनियोटिक फ्लूइड के कैरेक्टरिस्टिक को चेक करना है। ये है एमनियोटॉमी का प्रोसीजर आपके सामने। इसे कहते हैं आर्टिफिशियल रप्चरिंग ऑफ मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल रप्चरिंग ऑफ मेम्ब्रेन। इसका मतलब है आपको फीटल हार्ट रेट पहले भी चेक करनी है, बाद में भी चेक करनी है, टेम्परेचर चेक करना है, हर 2 घंटे में इन्फेक्शन के चांस को रूल आउट करने के लिए। क्लियर बच्चे? क्लियर? ओके। अगला है असिस्टेड बर्थ। असिस्टेड बर्थ कैसे कराई जाती है और कब करते हैं? असिस्टेड बर्थ एक मिनट बता। ठीक है बच्चे? चलो, असिस्टेड बर्थ के इंडिकेशन क्या है? कब करते हैं इंडिकेशन? असिस्टेड बर्थ कब करते हैं पहले बता रहा हूं, मदर के इंडिकेशन फिर बताऊंगा फीटस के इंडिकेशन। तो मदर की तरफ से ऐसी कौन सी शिकायत है जिस वजह से आपको असिस्टेड करना पड़ेगा बर्थ को? सबसे पहले शॉर्टर्न सेकंड स्टेज जो है वो बहुत शॉर्ट हो गई है, उस कंडीशन में मुझे असिस्टेड बर्थ करना पड़ता है। मैटरनल एग्जॉस्ट हो गई है माँ डिलीवरी के दौरान, तो मुझे असिस्ट करना पड़ता है। मैटरनल कार्डियक प्रॉब्लम, तो मुझे असिस्ट करना पड़ता है। अगर माता जी को सेरेब्रल वस्कुलर डिजीज है, जैसे स्ट्रोक है, तो मुझे इसको उस लेबर को असिस्ट करना पड़ेगा, मतलब हेल्प करनी पड़ेगी, मुझे इसको फैसिलिटेट करना पड़ेगा, इजी बनाना पड़ेगा। ये कौन से इंडिकेशन है? माँ की तरफ से। फीटस की तरफ से कौन सी कंडीशन ऐसी है जिस वजह से मुझे लेबर को सुगम बनाना पड़ता है, आसान बनाना पड़ता है? एक तो एबनॉर्मल फीटल हार्ट रेट। क्या है? एबनॉर्मल एफएचआर। अगर फीटस की फीटल हार्ट रेट क्या आ रही है? एबनॉर्मल, तो मुझे असिस्टेड लेबर करानी पड़ेगी। या फिर रोटेशन क्या हो गया? अरेस्ट। बच्चा रोटेशन नहीं कर पा रहा है ड्यूरिंग द लेबर, तो बच्चा रोटेशन नहीं कर रहा, तो हमें क्या करानी पड़ेगी? फिर मुझे असिस्टेड लेबर करानी पड़ेगी। और याद रखना, अगर आपको वैक्यूम लगाना है, और वैक्यूम से बच्चे को खींचना है, तो आप सिर्फ ओनली ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन आप सिर्फ तभी खींचेंगे बच्चे को जब मां को क्या आ रहे हैं? कॉन्ट्रैक्शन। रिलैक्स वाली कंडीशन में हम फोर्स नहीं लगाते। और क्या करते हैं? पेशेंट के ब्लैडर को खाली करते हैं, एम्प्टी करते हैं, पूरा खाली करते हैं। और आपको एग्जैक्ट टाइम नोट करना पड़ेगा जब आपने फोर्सेप अप्लाई करी। फोर्सेप अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको टाइम नोट करना पड़ेगा कि आपने कब फोर्सेप अप्लाई करी है, उसमें इंडिकेशन देना पड़ेगा, मैंने इतने बजे फोर्सेप अप्लाई करी थी। और आपको कॉन्ट्रैक्शन को पालपेट करना पड़ेगा और हेल्थ केयर वर्कर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, पालपेशन को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। समझ आ रहा है बच्चे? गौरव सर को हमारी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। गौरव सर हमारे बीच में, सब बच्चे गौरव सर को नमस्कार करेंगे। और गौरव सर को बहुत बहुत हमारे गृह आगमन पर बहुत बहुत धन्यवाद। सब बच्चे फटाफट गौरव सर को नमस्कार करो। मैंने कमेंट बॉक्स को स्लो कर दिया है, अब तुम्हारा कमेंट 3 मिनट के बाद रिपीट होगा। तो अगर आप चाहते हो कि आप वाजिब बात करो, तो वही कमेंट करना जो बहुत जरूरी हो, क्योंकि अब क्या होगा, आपके फालतू कमेंट बार बार दिखाई मुझे नहीं देंगे। आपका कोई कमेंट 3 मिनट से पहले मुझे नहीं दिखेगा। ठीक है बच्चे? तो ये काम मैंने बहुत बढ़िया कर दिया है फटाफट। तो अब वही करिएगा जो बहुत जरूरी कमेंट होगा, भाई आप कमेंट मत करिएगा, ठीक है? चलो, अच्छी बात। और जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा और अभी तक वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, तो रिजल्ट का वेट तो हो जाएगा, बिना लाइक करे रिजल्ट वैसे ही आते हैं, हर साल आता है, फिर कुछ नहीं बदलता रिजल्ट में। फटाफट क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है बच्चे? तो अगर किसी को एवरप्टियो प्लेसेंटा है तो क्या करेंगे? मैनेजमेंट बता देता हूं। मैनेजमेंट नंबर फर्स्ट, सबसे पहले पेन मैनेजमेंट देते हैं कि पेन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि पेनफुल ब्लीडिंग होती है एवरप्टियो प्लेसेंटा में, तो सबसे पहले पेन को ध्यान में रख लेते हैं। फिर हम ध्यान में रखते हैं शॉक, क्योंकि हेमरेज हो रहा है तो शॉक में बच्चा मां जा सकती है, तो हेमरेज की वजह से शॉक हो सकता है, तो आपको उसका मैनेजमेंट करना पड़ेगा। शॉक का मैनेजमेंट जरूरी है। आपने कहा कैसे करना है? मैंने कहा देखो, आईवी देना है, अरे हाँ या ना, 18 गॉज की नीडल का यूज करना है और ब्लड का टाइपिंग कराना है, कौन सा ब्लड देना है, जरूरत पड़ने पर आपको नॉर्मल सलाइन भी देना है, तो आईवी रख लीजिए, 18 नंबर का गॉज रख लीजिए, ब्लड की टाइपिंग करा रख लीजिए, शॉक का मैनेजमेंट हो जाता है। जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी करवाया जाता है, और फिर आपको जरूरत पड़ने पर क्या दिया जाता है? ऑक्सीटोसिन। ये मैं बता रहा हूं एवरप्टियो प्लेसेंटा का मैनेजमेंट। और आपको कंटिन्यूअस मॉनिटर करनी है। क्या चीज मॉनिटर करनी है बेटा? कंटिन्यूअस मॉनिटर फीटल हार्ट रेट को लगातार मॉनिटर करना है आपको। और पूछा जाए 6वें नंबर पे, तो वाइटल साइन लेने हैं। क्या लेने हैं? वाइटल साइन लेने हैं। और ये वाइटल साइन लेने हैं कब? एवरी 15 टू 30 मिनट्स, हर 15 से 30 मिनट में क्या लेने हैं? वाइटल साइन। तो ये टोटल 6 मैनेजमेंट है जो आपको ध्यान रखने हैं किस दौरान? एवरप्टियो प्लेसेंटा के दौरान। ये बच्चे, चलो, इतना समझ में आया? अच्छा, और बताइए सर।
कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं एवरप्टिव प्लेसेंटा के दौरान? कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं एवरप्टिव प्लेसेंटा के दौरान? तो कॉम्प्लिकेशन पहला हो सकता है डीआईसी, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें अगर ब्लीडिंग होती है तो इसके अंदर जो क्लॉटिंग फैक्टर है एक्टिवेट हो जाते हैं ब्लीडिंग को रोकने के लिए, और इस वजह से क्लॉट बन जाते हैं पूरी बॉडी में महिला के, इसकी वजह से डीआईसी हो सकता है। ठीक है, अच्छा और क्या कर सकते हैं आप इसको? और क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं? रीनल फेलियर हो सकता है। क्या हो सकता है? रीनल फेलियर हो सकता है कॉम्प्लिकेशन एवरप्टिव प्लेसेंटा का। ये दो कॉम्प्लिकेशन जो आपको ध्यान में रखने हैं एवरप्टिव प्लेसेंटा के कॉम्प्लिकेशन के तौर पर। क्लियर बच्चे? चलो आगे देखो। सर प्लेसेंटा प्रीविया है तो क्या मैनेजमेंट है? सब सुनते जाओ बेटा। प्लेसेंटा प्रीविया, अगर प्लेसेंटा प्रीविया है तो क्या क्या की पॉइंट्स है जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं? प्रायोरिटी, अगर मैनेजमेंट की बात करो तो प्रायोरिटी क्या होगा? मैंने कहा सबसे पहले तो नोटिफाई हेल्थ केयर वर्कर। आप सबसे पहले नोटिफाई करो किसको? हेल्थ केयर वर्कर को, या हेल्थ केयर प्रैक्टिस में जो भी है हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर को क्या करो? नोटिफाई। अलग से किसी प्रकार के इमरजेंसी इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता नहीं है, आपको कोई अलग से मैनेजमेंट करने की खास जरूरत नहीं है, पर याद रखिएगा प्लेसेंटा प्रीविया वाले क्लाइंट का नो रेक्टल एग्जामिनेशन, कोई भी प्रकार का रेक्टल एग्जामिनेशन नहीं किया जाएगा। इसको बेड रेस्ट देते हैं, बेड रेस्ट यानी नीचे वाले पोर्शन को प्रॉपर रेस्ट देते हैं, इसको वेजाइना रेस्ट भी कहते हैं, रेस्ट वेजाइना। इसको हाइड्रेट करके रखना जरूरी होता है क्योंकि इसमें ब्लड का लॉस हो सकता है, हाइड्रेट करने के लिए आपको पता है आईवी लाइन लगाना जरूरी होता है, तो ये इसका मैनेजमेंट में चलता है। आपको पता है कि अगर प्लेसेंटा प्रीविया है और इसको फिर ग्रेड थर्ड और ग्रेड फोर्थ है तो आपको पहले से ही शेड्यूल करना पड़ेगा, आपको पहले से ही शेड्यूल बना के रखना पड़ेगा। शेड्यूल किसका? शेड्यूल सिजेरियन सेक्शन का। और कब? यानी बिफोर ऑनसेट ऑफ लेबर, बिफोर ऑनसेट ऑफ लेबर, ऑनसेट ऑफ लेबर, लेबर के स्टार्ट होने से पहले ही आपको शेड्यूल बना के रखना पड़ेगा। किसका? कि इस महिला को मुझे क्या करना पड़ेगा? सिजेरियन सेक्शन। उसके बाद कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ फीटल हार्ट रेट, फीटल हार्ट रेट को लगातार क्या करना पड़ेगा? मॉनिटर करना पड़ेगा। और उसके बाद क्या? इसके बाद मुझे इस महिला के जो प्लेसेंटा प्रीविया है, जैसे ब्लीडिंग हो रही है, इसके पैड काउंट करना जरूरी है, कितने पैड सैचुरेट कर दी इस महिला ने, जिससे मुझे ब्लीडिंग को असेसमेंट करने में प्रॉब्लम नहीं आए। जिस महिला को प्लेसेंटा प्रीविया है दैट नो सेक्स, वो महिला सेक्स नहीं करेगी आफ्टर द 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के 20 वीक के बाद उसे इंटरकोर्स नहीं करना है। जिससे क्या है? प्लेसेंटा प्रीविया है, क्योंकि ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको फिर रिपीट करनी पड़ेगी सोनोग्राफी। क्या करनी पड़ेगी? रिपीट सोनोग्राफी, ये कंफर्म करने के लिए कि लो लाइंग प्लेसेंटा है या मार्जिनल प्लेसेंटा है। रिपीट करेंगे सोनोग्राफी को, जिससे कंफर्म हो जाए कि लो लाइंग प्लेसेंटा है, लो लाइंग प्लेसेंटा है या मार्जिनल प्लेसेंटा है। और कोई पूछे कंफर्म करने का कौन सा टाइम है जिसमें ये कंफर्म होगा, आंसर है 36 से 37 वीक के टाइम पर इसे कंफर्म करते हैं, ये बताने के लिए कि लो लाइंग प्लेसेंटा है या मार्जिनल प्लेसेंटा है। क्या आपने नाम सुना है ब्रेंट? क्या आपने नाम सुना है ब्रेंट एंड्रयू? ब्रेंट एंड्रयू, ब्रेंट एंड्रयू मैन्यूवर, ब्रेंट एंड्रयू मैन्यूवर कब काम आता है? ब्रेंट एंड्रयू मैन्यूवर क्या होता है? व्हाट इज द पर्पस टू यूजिंग द ब्रेंट एंड्रयू मैन्यूवर? अस्मिता पाल, 100 नंबर मिलेंगे बेटा तेरे को। अस्मिता पाल, ये मैं तेरे इस क्वेश्चन से बहुत खुश हुआ हूं कि तूने कहा है कि सर कंफर्म तो प्लेसेंटा प्रीविया 28 वीक के बाद होता है। देखो बेटा ऐसा है, छोटा सा दिमाग है ना, गलत जगह लगाते हो दिक्कत हो जाती है बेटा। 28 वीक के बाद एपीएच की डेफिनेशन होती है, एपीएच की। प्लेसेंटा प्रीविया तो बेटा जिस दिन इंप्लांट होता है ना प्लेसेंटा, उसी दिन पता चल जाता है कि इसको प्लेसेंटा प्रीविया है या नहीं है। 28 वीक के बाद में क्या लग रहा है? 28 वीक तक प्लेसेंटा ऊपर रहता है, 28 वीक के बाद नीचे आता है। जिस दिन पहली बार इंप्लांट होगा उस दिन पता चल जाएगा कि प्लेसेंटा प्रीविया होने वाला है या नहीं होने वाला है। ऐसे मत करो बेटा। मैनुअल प्लेसेंटल सेपरेशन, बहुत बढ़िया बेटा, आपसे पूछा मैंने, यही तो आपने आंसर दिया, बड़ी खुशी की बात है। आपको पता है ये किस काम में आता है? दैट इज मैनुअल प्लेसेंटल सेपरेशन। आपको प्लेसेंटा को सेपरेट करने में काम आता है। सेपरेशन, सेपरेशन कौन? दैट इज द ब्रेंडेड एंड्रयू मैन्यूवर, मैनुअल प्लेसेंटल सेपरेशन में काम आता है। समझ में आ रहा है बच्चे? कौन सा होता है? ये वाला। दिस इज नॉन एज द ब्रेंट एंड्रयू मैन्यूवर दैट इज यूज्ड फॉर द मैनुअल सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, जो प्लेसेंटा का मैनुअल सेपरेशन में काम आता है। I hope you all are doing the proper practice of the DSSB exam, and the practice is used for the speed formation and speed maintain. And for speed, if you want to join any test series, then the exam prep is having प्रॉपर टेस्ट सीरीज फॉर द डीएसएसबी। वो प्रॉपर टेस्ट सीरीज जो आपको लिए प्लान की गई है डीएसएसबी के लिए, जिससे आपकी स्पीड एनहांस हो सके एग्जाम के लिए। और उसके लिए शाम को 7 बजे से एग्जाम प्रेप डेली टेस्ट होता है डीएसएसबी का। तो अगर आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं फॉर द पर्पस ऑफ स्पीड, देन डेफिनेटली द फर्स्ट चॉइस शुड बी द एग्जाम प्रेप। एग्जाम प्रेप बेस्ट है क्योंकि उसके अंदर जो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन मैं बनाता हूँ, कुछ क्वेश्चन मेरे साथ वाले बनाते हैं, तो इसमें जो क्वेश्चन का फॉर्मेशन है और सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन है वो वही आइडिया ध्यान रख के बनाया जाता है कि एग्जाम का लेवल क्या है। तो एग्जाम को लेवल को ध्यान रखकर मैं एग्जाम प्रेप के क्वेश्चन को फ्रेम करता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा सारे क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ, मोस्टली क्वेश्चन मैं फ्रेम करता हूँ, उसके कुछ मेरे साथ वाले करते हैं। तो इससे क्या होता है कि उन बच्चों को हेल्प मिल जाती है जो यहाँ भटकते रहते हैं टेस्टों के लिए, स्पीड के लिए, प्रॉपर क्वेश्चन के लिए, प्रॉपर रेशनल के लिए। तो दैट्स व्हाई आई एम ऑलवेज रिकमेंड एग्जाम प्रेप, बिकॉज़ वो क्वेश्चन है जो मेरी आंखों के सामने से गुजर के जाते हैं, तो मुझे आइडिया रहता है कि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो मैं इसमें डाल देता हूँ। हाँ सुमित बेटा, अब मेरी क्लास आ जाए कल से, फिर हुड्डा सर क्लास लेंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं बेटा, वो तो मैंने आपको बताया था। क्लास तो देखो जिसको पढ़ाना है वो पढ़ाएगा, बात वो नहीं है। मेरी इच्छा है मैं पढ़ा रहा हूँ, हुड्डा सर की इच्छा है वो पढ़ा रहे हैं, इसकी इच्छा है वो पढ़ाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबके पास समय अलग अलग है, समय का अभाव हो सकता है किसी के पास, किसी दूसरे कारण की वजह से नहीं पढ़ा पाते, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके पास समय वो पढ़ा रहा है, इतना मान के चलिए। ठीक है बच्चे, चलो अगली चीज देखिए, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी के मैनेजमेंट में से क्वेश्चन आए तो कैसा क्वेश्चन बनेगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी में से? देखो सर, इसको डायग्नोस करने के लिए तो क्या करते हैं? सोनोग्राफी करते हैं, तो आपको पता ही होगा, मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं। और बताओ, इसमें रेफर्ड शोल्डर पेन होता है, पता है आपको? रेफर्ड शोल्डर पेन होता है। और रेफरल शोल्डर पेन किस वजह से होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी में? ड्यू टू इरिटेशन ऑफ डायफ्राम बाय द ब्लड इन द पेरिटोनियल कैविटी। इट इज ड्यू टू द इरिटेशन ऑफ डायफ्राम बाय द ब्लड इन द पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी में पाए जाने वाले ब्लड की वजह से ये जो डायफ्राम है वो इरिटेट होता है, जिस वजह से रेफरल शोल्डर पेन पाया जाता है। याद रखिएगा, इस महिला के अंदर बीपी कम होता है और हार्ट रेट ज्यादा होती है, यानी हेमरेज के चांसेस पूरे हैं। डिजीनेस देखने को मिलती है, यूनिलैटरल पेन देखने को मिलता है, हिमेटोपेरिटोनियम देखने को मिलता है, यानी पेरिटोनियल कैविटी में
ब्लड इकट्ठा हो जाता है और कोलेंसाइन पाया जाता है, ब्लूइश डिस्कलेशन ऑफ अम्बिलिकस, जो अम्बिलिकस वाला एरिया है वहां पर ब्लूइश डिस्कलेशन पाया जाता है, इसको कोलेंसाइन कहते हैं। कोलेंसाइन किसका साइन है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी का साइन है। तो मैं रिपीट कर देता हूं, इसको सोनोग्राफी के द्वारा कंफर्म कर लेते हैं। रेफरल शोल्डर पेन पाया जाता है, क्यों पाया जाता है पूछा जाए तो बता देना कि डायफ्राम इरिटेट होता है ड्यू टू द ब्लड ऑफ द पेरिटोनियल कैविटी, बीपी क्या होता है कम, हार्ट रेट होती है ज्यादा, यानी हेमरेज के चांसेस पूरे डिजीनेस देखने को मिलती है, यूनिलैटरल पेन देखने को मिलता है, हेमाटोपेरिटोनियल देखने को होता है और कोलेंसाइन देखने को मिलता है जिसके अंदर अम्लिकल जो है वो ब्लू कलर का हो जाता है। ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी से की पॉइंट्स जो आपको एग्जाम में बताने हैं। समझ आ गया बच्चे? ओके। और सर बताइए सर एक बात बताओ, जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है सर उसमें फैलोपियन ट्यूब रप्चर भी तो हो सकती है। मैंने कहा देखो कैसे पता चलेगा रप्चर है या नहीं, हाउ टू नो इफ रप्चर और नॉट। अगर ये रप्चर है, अगर ये फैलोपियन ट्यूब क्या हुई है, रप्चर हुई, तो पता कैसे लगेगा? आपने कहा आंसर है कल्डोसेंटोसिस। तो आप कल्डोसेंटोसिस करते हैं, कल्डोसेंटेसिस, तो इसके द्वारा आप ये बता सकते हो कि ये जो फैलोपियन ट्यूब है वो रप्चर हुई है या नहीं हुई है। तो आप कैसे करते हो? इसमें हम एस्पिरेट करते हैं, क्या करते हैं? एस्पिरेशन करते हैं। किसका एस्पिरेशन करते हो? फ्लूइड का करते हैं, और या फिर किसका करते हैं? ब्लड का करते हैं। तो एस्पिरेशन किया जाता है ब्लड का या फ्लूइड का। कहां से किया जाता है? फ्रॉम कहां से करते हैं? कल्डेसेक। कहां से करते हैं? कल्डेसेक से करते हैं, या फिर करते हैं पेरिटोनियल कैविटी से। कहां से करते हैं? पेरिटोनियल कैविटी से करते हैं। इन दोनों में से कहीं से या तो फ्लूइड और या ब्लड को ले लीजिए। अगर वो क्लियर फ्लूइड आ रहा है, उसमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कलरेशन नहीं है, तो फिर अभी तक वो रप्चर नहीं हुई है। रप्चर होती तो इसमें ब्लड वगैरह इकट्ठा हो जाता। पर अगर ये रेड कलर का फ्लूइड आ रहा है, कैसा फ्लूइड आ रहा है? रेड कलर का फ्लूइड आ रहा है, इसका मतलब है कि ये रप्चर हो चुकी है। क्या हो चुकी है? रप्चर हो चुकी है। इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा। तो कल्डोसेंटोसिस ये बताता है कैसे करते हैं। कल्डोसेंटोसिस के अंदर आपको ये पाउच जो है इसमें से फ्लूइड को निकालना होता है। उस फ्लूइड को निकालने से आपको ये देखना है कि क्लियर फ्लूइड आ रहा है तो इसका मतलब है कि रप्चर नहीं हुई है, और अगर रेड फ्लूइड आ रहा है तो इसका मतलब रप्चर हो चुकी है। कौन? फैलोपियन ट्यूब ड्यू टू द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। सर ये बताओ फिर मैनेजमेंट कैसे करते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी का? हाउ टू इज मैनेजमेंट। आपको एक आईवी लाइन लगा के रेडी रखना है, आईवी लाइन रेडी रखना है, 18 नंबर की गॉज को रेडी रखना है, और आपको पता है ये कभी भी क्योंकि हेमरेज में जा सकती है। हेमरेज से क्या हो सकता है बच्चे? इसको हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है। तो ये दो चीज आप रेडी रखो। इसके बाद आप ब्लड टाइपिंग करा के रखो, क्योंकि कभी भी जरूरत पड़ सकती है ब्लड चढ़ाने की, तो ब्लड टाइपिंग कंफर्म हो जानी चाहिए, जिससे पॉसिबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सके आगे जाकर फ्यूचर में जरूरत पड़ने पर। तो ब्लड टाइपिंग भी करा के रख दी हमने। इसे मेथोट्रेक्सेट इसका मैनेजमेंट में काम आता है। कौन काम आता है? मेथोट्रेक्सेट। मैं की पॉइंट्स पढ़ा रहा हूं, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा सकता। मेथोट्रेक्सेट को यूज किया जाता है टू स्टॉप द फीटस फ्रॉम ग्रोइंग, फीटस की ग्रोथ को रोकने के लिए। फीटस और बड़ा होगा तो रप्चर होने के चांसेस ज्यादा होंगे फैलोपियन ट्यूब के, तो फीटस की ग्रोथ को रोकने के लिए मेथोट्रेक्सेट का यूज किया जाता है। तो फीटस अगर ग्रो करना बंद कर देता है तो मैटरनल बॉडी देन यूजुअली एब्जॉर्ब द फीटल टिश्यू। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो मां का शरीर है वही एब्जॉर्ब करने लग जाता है किसके? फीटल के टिश्यू को। अगर फीटस ग्रोथ नहीं करेगा, फीटस मर जाएगा, तो मां ही उसे एब्जॉर्ब कर लेगी। पर मेथोट्रेक्सेट का काम ये याद रखना, मेथोट्रेक्सेट काम क्या है? मेथोट्रेक्सेट इज यूज्ड टू स्टॉप द फीटस फ्रॉम ग्रोइंग, फीटस को ग्रो होने से रोकने के लिए हम लोग मेथोट्रेक्सेट का यूज किए जाते हैं। किसके अंदर? एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। समझ में आ रही बच्चे? ये बच्चे चलो अब सही लग रहा है ना? स्पीड कम करा के कैसा लग रहा है बताओ? स्पीड को कम करके कैसा लग रहा है? अब प्रॉपर पढ़ाई हो पा रही है? अब सही लग रहा है ना? दैट्स द ट्रू। अब कम से कम हम लोग कंसंट्रेट कर पा रहे हैं चीजों पर। अब अननेसेसरी फालतू कमेंट नहीं आ रहे हैं। और क्लास क्या होगा? क्लास भी प्राइवेट हो जाएगी तो और मजे हो जाएंगे। तुम चाहे जो अटेंड कर लो, आज तो प्राइवेट करूंगा मैं, तुम मस्त हो जाओ। ठीक है बच्चे चलो आगे चलें। अगली टॉपिक है हमारे पास मीनोपॉज। मीनोपॉज के बारे में कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है बेटा, देखो मीनोपॉज वाली महिला में ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि कैल्शियम लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाता है ऑस्टियोपोरोसिस की वजह मीनोपॉज वाली महिला में। मीनोपॉज वाली महिला के हार्ट डिजीज होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। कोई मैनेजमेंट पूछे कि मीनोपॉज का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो याद रखना कैल्शियम सप्लीमेंट देते हैं। क्या देते हैं? कैल्शियम सप्लीमेंट देते हैं एंड विटामिन डी दिया जाता है ऑस्टियोपोरोसिस सॉरी मीनोपॉज वाली महिला को। आपने कहा और बताओ, बोन को मजबूत बनाने के लिए, बोन के लॉस को स्लो करने के लिए, बोन के रीअब्जॉर्प्शन को कम करने के लिए एक ड्रग यूज किए जाते हैं। उनमें सबसे पहला ड्रग होता है बाइस्फोस्फोनेट। बाइस्फोस्फोनेट यूज किया जाता है, एलेंड्रोनेट यूज किया जाता है, रेसिड्रोनेट यूज किया जाता है और एबेंड्रोनेट यूज किया जाता है। ये कुछ दवाइयां हैं जो यूज की जाती हैं आपके बोन के रीअब्जॉर्प्शन को कम करने के लिए या आपके बोन लॉस को स्लो करने के लिए। तो आपसे पूछा जाए क्या यूज की जाती है? मेडिसिन यूज की जाती है। मेडिसिन यूज की जाती है किस प्रोसेस के लिए? डिक्रीज बोन रीअब्जॉर्प्शन, डिक्रीज बोन रीअब्जॉर्प्शन को कम करने के लिए और स्लोइंग बोन लॉस, स्लोइंग बोन लॉस। तो बोन के लॉस को स्लो करने के लिए हम मेडिसिन का यूज करते हैं। तो एक तो बोन के रीअब्जॉर्प्शन को कम करने के लिए और एक बोन के जो लॉस हो रहा है उसको स्लो करने के लिए हम कुछ मेडिसिन यूज में करते हैं। कौन कौन सी मेडिसिन आप यूज करते हो? बाइस्फोस्फोनेट, तो बाइस्फोनेट यूज किया जाता है, एलेंड्रोनेट यूज किया जाता है, एलेंड्रोनेट यूज किया जाता है, रेसिड्रोनेट यूज किया जाता है, रेसिड्रोनेट। ये मीनोपॉज में रेसिड्रोनेट यूज किया जाता है, ड्रोनेट यूज किया जाता है और एल्बेंड्रोनेट यूज किया जाता है। कौन सा बच्चे? एबेंड्रोनेट यूज किया जाता है। ये कुछ मेडिसिन है जो कि ऑस्टियोपोरोसिस की स्पीड को कम कर देती है। अब ये जो मेडिसिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद पहले तुमने सुन रखी होंगी पर नहीं सुनी तो याद रखिएगा। इसको देने का तरीका, इसे हमेशा अर्ली मॉर्निंग दिया जाता है एम्प्टी स्टमक। इसे अर्ली मॉर्निंग दिया जाएगा, अर्ली मॉर्निंग देते हैं। और इसे कैसे देते हैं? एम्प्टी स्टमक देते हैं। कैसा देते हैं? एम्प्टी स्टमक। और इसको देने के बाद आफ्टर टेकिंग दैट इसे लेने के बाद
आपको कम से कम 30 मिनट्स तक, कितने मिनट्स तक, कम से कम 30 मिनट तक आपको अपराइट रहना है, क्योंकि अपराइट यानी थोड़ा सा सीधा रहना है ऊपर की तरफ। क्यों रहना है? क्योंकि इससे प्रिवेंट होगा ईसोफेजियल इरिटेशन, क्योंकि ईसोफेजियल इरिटेशन ना हो इसलिए कम से कम इस दवाई को खाने के बाद 30 मिनट तक आपको एकदम अपराइट रहना है, एकदम सतर बढ़िया। अच्छी बात है कैलाश, तो वेट कर ले, तू वेट कर ले, तू लास्ट एक और देखो लकी ड्रॉ देखते हैं, क्लास प्राइवेट होगी कि नहीं होगी लास्ट में पता चलेगा, ठीक है? अब पढ़ लीजिए। आप अपराइट रखते हैं क्यों? ईसोफेजियल इरिटेशन ना हो, ईसोफेजियल इरिटेशन ना हो इसलिए हमसे अपराइट होते हैं कम से कम 30 मिनट के लिए। इरिगेशन नहीं करता है ये, इरिटेशन करता है, इरिगेशन नहीं करता है, ठीक है बच्चे? समझ में आ गया? ध्यान से सुनना, अगर वेजाइनल स्पॉटिंग है, अगर किसी मीनोपॉज वाली महिला को वेजाइनल स्पॉटिंग हो रही है, अगर वेजाइनल स्पॉटिंग हो रही है किसी मीनोपॉज वाली महिला को, तो याद रखिएगा इसको चांसेस है एंडोमेट्रियल कैंसर के। तो इट इज द पॉसिबल साइन, ये पॉसिबल साइन है किसका? एंडोमेट्रियल, एंडोमेट्रियल कैंसर का। अगर किसी मीनोपॉज वाली महिला को वेजाइनल स्पॉटिंग हो रही है तो कैंसर हो सकता है। सर ये जो ईस्ट्रोजन है वो क्या करता है? ईस्ट्रोजन क्या करता है? हेल्प करता है, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ, ईस्ट्रोजन क्या करता है? हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, एंड मेंटेन इलास्टिसिटी ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स की इलास्टिसिटी को मेंटेन रखता है कौन? ईस्ट्रोजन। मीनोपॉज वाली महिला को हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है, क्या दी जाती है? हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है। ये सब चीज आपको ध्यान में रखनी है मीनोपॉज से रिलेटेड। अच्छा तो सर ये हम किसके बारे में बात कर रहे थे? मीनोपॉज के बारे में बात कर रहे थे। मीनोपॉज में मेनली प्रॉब्लम ऑस्टियोपोरोसिस की होती है, और अगर वेजाइनल स्पॉटिंग हो रही तो मान ले सकते हो कि एंडोमेट्रियल कैंसर हो सकता है। कंफर्म तो नहीं कह रहा, पर होने को देखो कुछ भी हो सकता है, नहीं? आपसे तो आपसे तो काजू सर अच्छा पढ़ाते हैं। काजू सर कौन है बे? ये काजू सर कौन है? वो इतना सा, इतना वाला काजू? वो अच्छा पढ़ाता है, तो अच्छी बात है, काजू तो अच्छा ही होता है, काजू हमेशा अच्छा होता है। तो काजू सर इतने वाले, मुझे नहीं पता कौन से काजू सर कहाँ हैं, अच्छा पढ़ाते हैं तो पढ़ना चाहिए, जो अच्छा पढ़ा है उससे पढ़ना चाहिए। काजू सर, बादाम सर, किशमिश सर, जिस सर से पढ़ना है उस सर से पढ़ ले। तू मेरे पास आया है तो मतलब मुझसे भी पढ़ना चाहता होगा, सौभाग्य मारे ये तू मेरे पास आके मेरे से पढ़ रहा है, पर कोई बात नहीं, काजू सर से पढ़ना, ठीक है? काजू सर से रोज पढ़ना, और मुझसे पढ़ने आना तब जब काजू सर नहीं समझा पाए। वो अरे काजू कौन है बे? हैं? ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ काजू सर। लहसुन सर? ये है तो काजू ही ना, काजू इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा काजू। और ये बात बताने, तू इतनी सी बात बताने हमारे दरवाजे में चला आया है? इतनी छोटी सी बात बताने के लिए हमारे घर चला आया तू? ये काजू सर अच्छा पढ़ाते हैं, बाहुबली हैं हम। 4-5 काजू तो मेरे जेब में पड़े थे यार, अभी अभी खाए मैंने। चलो चलो कोई बात छोड़ो। सीधा ही कहते, जय बाबा की। 2.2 वॉचिंग देखकर बुरा लग रहा होगा बेचारे को, हो जाता है ऐसा, बच्चे 2.3 हो गया कमेंट पढ़ते जाते। बीच में ऐसे बच्चे मुझे बहुत चाहिए, पता है? मैं सच बताऊं ना, मैं बात क्या करूंगा फिर, ऐसे नमूने आ जाते हैं ना, मजा आ जाता है क्लास का, पर 4-5 ही आते हैं तो ठीक लगता है, ज्यादा में तो मुझे क्या कहानी स्लो करना पड़ता है। अच्छा हाँ सर, वो पहले को पहले फर्स्ट पढ़ाते हैं। कई बार तो मास्टर आपस में लड़ जाते हैं ऑनलाइन ना, हो जाता है, हो जाता है। कोई बात नहीं, अगर 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 सुनो, बहुत बेहतरीन चीज लाया हूं। ये बेटा मौज कर देते हैं, आपने क्या बताओ, फीटल माइलस्टोन, इसे बेटा लिख लो माइलस्टोन। मैं अब इसमें मैं लिखूंगा नहीं, क्योंकि तुम स्क्रीनशॉट ले लोगे और फिर काजू सर के पास जाएंगे, फिर ये टेलीग्राम पे जाएंगे, फिर सब जगह जाएंगे, तो मैं बोलूंगा आप बस मेरे साथ साथ में जो बोलता जा रहा हूं उसको सुनते जाइए।
चलो पहला फर्स्ट 1 मंथ, पहले मंथ के माइलस्टोन बताओ। 4 वीक का होता है ना, मैंने कहा। स्टार्ट ऑर्गन फॉर्मेशन, ऑर्गन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है पहला। सीएनएस ब्रेन ग्रोथ करने लगता है 14वें दिन, 14th डे। मैं लिखूंगा नहीं क्या कर रहा है, इससे कंफ्यूजन नहीं रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लो क्या लोगे। ब्रेन डेवलप होने लगता है 14 दिन। हार्ट फंक्शनिंग करने लगता है 17वें दिन। बॉडी, अरे हार्ट लिख दिया क्या मैंने, ऐसे काट देते हैं, नहीं नहीं ऐसे बोलेंगे तभी तो मजा आएगा। आपने और बताओ। लेंथ होती है 1 सेंटीमीटर 1 महीने पे, और जर्म लेयर बन जाती है, दिखने लगती है, बन जाती है। ये है पहले महीने का काम। इसके बाद है सेकंड मंथ। सेकंड मंथ में क्या होता है, 8 वीक होते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाता है एंड रिप्लेस्ड बाय द प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा से क्या हो जाता है, रिप्लेस्ड हो जाता है। ठीक है, ओके। डॉपलर से फीटल हार्ट टोन, फीटल हार्ट रेट सुनाई दे सकती है 8 वीक के टाइम पे। इस समय इसकी लेंथ होती है 4 सेंटीमीटर। 2 महीने के फीटस की लेंथ 4 सेंटीमीटर होती है। 3 महीने यानी 12 वीक की बात करते हैं। 3 महीने यानी 12 वीक पे प्लेसेंटा, पैंक्रियाज, लिवर और किडनी फंक्शनिंग शुरू हो जाती है। प्लेसेंटा, पैंक्रियाज, लिवर, किडनी फंक्शनिंग शुरू हो जाती है। बच्चा सॉलो करना स्टार्ट कर सकता है, धीरे धीरे स्टार्ट करना शुरू कर देता है, सॉलो करना तीसरे महीने से। बच्चा एमलेट फ्लूइड को ड्रिंक करना शुरू कर देता है तीसरे महीने से। प्रॉपर सकिंग जो है 20 वीक से आती है, 5वें महीने से, पर स्टार्ट कर देता है। फीटल हार्ट रेट को सुना सकते हैं 10 वीक पे डॉपलर से। इस वीक में बच्चे की लेंथ जो होती है वो 9 सेंटीमीटर होती है। और अगर इस समय आप बच्चे का सेक्स डिटरमिनेशन करना चाहो सोनोग्राफी से, तो एक्यूरेट नहीं आता। 3 महीने पर एक्यूरेसी नहीं आती, गलती, थोड़ी सी गलती से लड़के को लड़की बता दिया जाएगा और लड़की को लड़का बता दिया जाएगा, तो सेक्स डिटरमिनेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, क्लियर नहीं हो पाता 3 महीने पे। दैट इज द फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहानी। आई होप आपको फीटल माइलस्टोन फर्स्ट ट्राइमेस्टर के समझ में आ गए होंगे, पहले महीने के, दूसरे महीने के, तीसरे महीने के। समझ में आ गए? ये आत्मघाती हमला हो रहा, ये करके फट मत जाना, बम मान गए। ये वो है, वो ऐसे बोल के बटन दबा देते फट जाते हैं, वो है, ये फट गया। आत्मघाती हमला था, फट गया। 3 महीने रिपीट कर दीजिए, कर दिया। तीन महीने वाला रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। प्लेसेंटा, पैंक्रियाज, लिवर, किडनी आर फंक्शनल। प्लेसेंटा, पैंक्रियाज, लिवर, किडनी आर फंक्शनल। बेबी स्टार्ट टू swallow the amniotic fluid. Fetal heart rate can be, fetal heart sound can be felt by the 10th week by the Doppler. Fetus length at the 3 month is the 9 सेंटीमीटर। 3 महीने की fetus की लेंथ 9 सेंटीमीटर होती है, और सेक्स डिटर्मिनेशन नॉट एक्यूरेट एट द 3 month of age। क्या हम इतनी सी बात समझ चुके? इसके बाद हम पढ़ते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर। कौन सा पढ़ते हैं? सेकंड ट्राइमेस्टर। सेकंड ट्राइमेस्टर का पहला महीना होता है चौथा महीना, 16 वीक। लेनुगो हेयर, लेनुगो हेयर स्टार्ट टू अपीयर। लेनुगो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। कोई पूछे लेनुगो का मेन पर्पस क्या होता है, आप आंसर दीजिएगा थर्मो रेगुलेशन। तो मैं क्या लगा, लेनुगो क्यों होते हैं बॉडी में, किसी इंसान के शरीर पर बाल क्यों होते हैं? थर्मो रेगुलेशन के लिए। सारे बाल शरीर के नहीं, नहीं ये वाले बाल थर्मो रेगुलेशन के नहीं होते, बाकी सारे बाल थर्मो रेगुलेशन होते हैं। जहां जहां बाल होते हैं वहां वहां थर्मो रेगुलेशन होता है। तो आपसे पूछा जाए बॉडी हेयर क्या काम करते हैं, तो थर्मो रेगुलेशन करते हैं। बॉडी में खोपड़ी के बाल के अलावा जहां जहां बाल है सब थर्मो रेगुलेशन करते हैं। मिस्टर इंडिया, कितना कमेंट है बे? तू तो सच्चा के निकल गया बे, शानदार। पता क्या होता है, मैं किसी के लिए गलत नहीं बोलना चाहता। ये जो आते हैं चमचे, आते हैं ना चमचे, जिनकी जंजीर खुल जाती है फालतू, ये आके टोंट मारते हैं। और मेरी प्रॉब्लम क्या है ना, आई कांट टॉलरेट थिंग्स। मैं इतना महान इंसान हूँ ही नहीं कि मैं जवाब ना दूं। डेफिनेटली आई कैन। मैंने कह रहा हूँ, मैं उसी सिद्धांत पे काम करता हूँ, टिट फॉर टैट। आप मुझे मत छेड़ो, मैं आपको नहीं छेड़ता। अगर आप मुझे इतना छेड़ोगे तो मैं मैं बहुत ज्यादा करता हूँ फिर। समझ में आ गया? फिर मेरी कोई लिमिट नहीं है। तो 4 मंथ में क्या क्या होता है, लेनुगो होते हैं जिसका काम थर्मो रेगुलेशन होता है। बेबी सेक्स इज एक्यूरेट बाय सोनोग्राफी। इस महीने में सेक्स एक्यूरेटली डायग्नोस हो सकता है कि कौन सा सेक्स है, स्त्री है पुरुष है। प्रेजेंस ऑफ मैकोनियम इन जीआई ट्रैक। जीआई ट्रैक में मैकोनियम कब आता है? आंसर है चौथे महीने में, 16 वीक के टाइम पर मैकोनियम प्रेजेंट होता है बच्चे की जीआई ट्रैक के अंदर। फीटल हार्ट रेट, फीटल हार्ट साउंड को फीटोस्कोप से सुन सकते हैं, पर एक्यूरेट नहीं आती चौथे महीने में। बच्चे की जो लेंथ होती है वो 16 सेंटीमीटर होती है, और ये वो समय है कि अब आप प्रेगनेंसी को नहीं छुपा सकते। 4 महीने की प्रेगनेंसी दिखने लगती है, और पड़ोसी पूछ लेते हैं भाभी जी कब दे रहे हो खुशखबरी। तो ये सवाल समस्या शुरू हो जाती है। 3 महीने तक तो दिखता नहीं है, पर चौथे महीने से दिखने लग जाता है कि हाँ यू कांट हाइड द बेबी, अब बेबी दिखता है कि पेट में कुछ है। समझ में आ रहा है? ये कौन से महीने की बात है? सारी बात चौथे महीने की है। छोड़ो, चेंज टॉपिक। चौथे महीने का दोबारा बता देता हूँ। लेनो को प्रेजेंट होते हैं थर्मो रेगुलेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन एक्यूरेट हो सकता है। प्रेजेंस ऑफ मैकोनियम इन जीआई ट्रैक, इतना तो जी बोल रहा हूँ। प्रेजेंस ऑफ मैकोनियम इन जीआई ट्रैक। फीटोस्कोप से फीटल हार्ट साउंड सुनाई दे सकती है, पर एक्यूरेट नहीं आती है। फीटस की लेंथ 16 सेंटीमीटर होती है, और अब बच्चे को छुपाना मुश्किल होता है। ये बोला है मैंने। समझ में आ गया बच्चे?
ठीक है बच्चे, चलो इसके बाद बताओ 5वें महीने में, 5वें महीने के अंदर या 20 वीक के अंदर क्या क्या चीजें आपको दिखेंगी और क्या क्या फीटल के चेंजेस आपको मिलेंगे। क्विकनिंग, फर्स्ट फीटल मूवमेंट स्टार्ट होता है 5वें महीने में। प्रीमी के अंदर फेल्ट होता है 18 से 20 वीक में और मल्टी के अंदर होता है 16 से 18 वीक में। ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन होते हैं 5 महीने के टाइम पे। लोएस्ट वेट बाइबल यानी कि बच्चे के सर्वाइव करने के लिए फीटस का कम से कम वेट 501 ग्राम से ज्यादा होता है। फीटस की लेंथ 25 सेंटीमीटर होती है और फीटल के हार्ट साउंड को स्टेथोस्कोप से सुना जा सकता है। दोबारा सुन लो, क्विकनिंग आ जाती है 5वें महीने पे। प्रीमी में 18 से 20 वीक पे आती है, मल्टी में 16 से 18 वीक पे आती है। ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन आते हैं। लोएस्ट वेट बाइबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फीटस और द बेबी दैट इज मोर देन 501 ग्राम, 501 ग्राम से ज्यादा फीटस की जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर होती है। फीटल हार्ट साउंड को स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं और वो एक्यूरेट आती है। ये 5वें महीने की बात है। आई होप आपको 5वां महीना भी समझ में आ गया होगा। क्लियर है? ओके। छठवें महीने की बात करें, 6 मंथ की बात करें तो सरफेक्टेंट आ जाता है लंग्स के अंदर 24 वीक पे। सरफेक्टेंट आ जाता है लंग्स के अंदर। बेबी कैन हियर, बच्चा सुन सकता है। अभिमन्यु याद है जब वो पेट में था तो अर्जुन ने उसे चक्रव्यूह के बारे में बताया था कि चक्रव्यूह में कैसे प्रवेश करते हैं और कैसे निकलते हैं। जब अपनी बीवी को सारी बात सुना रहा था तो अभिमन्यु उसकी मां के गर्भ के अंदर था, और अभिमन्यु जब मां के गर्भ के अंदर था तो जब उसकी मां सुन रही थी तो अभिमन्यु भी सुन रहा था। पर जैसे ही चक्रव्यूह में घुसने के बाद निकलने का नंबर आया तो उसकी मां सो गई। उसकी मां सो गई तो अर्जुन ने देखा ये सो गई तो अर्जुन ने वो कहानी सुनाना बंद कर दिया। तो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घुसना तो आता था, निकलना नहीं आता था, क्योंकि बच्चा सुनता है अपने बातों, पेरेंट्स की बातों को, जो उसके आसपास की बातें होती हैं। तो बेबी कैन हियर एट द एज ऑफ 6 मंथ। आई स्टार्ट टू ब्लिंक, बच्चे की आंखें ब्लिंक करना स्टार्ट कर देती हैं छठे महीने से। वन एक्स कैसियोसा आ जाता है छठे महीने से। फीटस की लेंथ हो जाती है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो फीटस की लेंथ हो गई 30 सेंटीमीटर की। अब पढ़ लो, बकवास बंद करो, ठीक है, चलो पढ़ो। ठीक है, तुम लोग ज्ञान बांटना बंद करो, संत महात्मा मत बनो, पढ़ लो। कौन अच्छा है कौन बुरा है इस पर ज्ञान मत दो, पढ़ लो, नहीं तो ये कमेंट है ना परमानेंट ब्लॉक कर दूंगा। आगे तुम जो ढोंगी एक्टिंग कर रहे हो ना कि अरे किसी के लिए अच्छा मत बोलो, किसी के लिए बुरा मत, बकवास मत करो, ढोंग अपने पास रखो। तुम, हमें पता है तुम कितने अच्छे हो, तो नौटंकी कमेंट बॉक्स में मत करो। मैं जानता हूं तुम कितने अच्छे हो भाई। ये झूठे आडंबर ढोंग करने से कमेंट बॉक्स में कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो मस्त रहो, इतना ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। 6 मंथ का बोलूं? छठे महीने का देखो, सरफेक्टेंट 6 मंथ का बता रहा हूँ। सरफेक्टेंट आ जाता है लंग्स के अंदर, बच्चा सुनने लगता है, चाइल्ड कैन हियर, आईज स्टार्ट टू ब्लिंक, वन नेक्स कैसियोसा प्रेजेंट, फीटस लेंथ 30 सेंटीमीटर। ये तो है छठे महीने का। ठीक है, चलें? ओके, अगला सुनो। थर्ड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर में 7वां महीना, 28वां वीक। लंग्स कंटिन्यूज टू डेवलप, लंग्स कंटिन्यूज टू डेवलप, लेसिथिन स्पिंगोमाइलिन रेशो 1:2। 28 वीक पे लेसिथिन स्पिंगोमाइलिन 1:2 होता है। बच्चा जो है, बेबी लुक्स अगली, बच्चा अगली दिखता है, पूरे फेस पे झुर्रियां होती हैं, ओल्ड मैन फेस कहते हैं। ओल्ड मैन बच्चा दिखता है 7वें महीने में। और इस समय बच्चे की जो लेंथ होती है वो 35 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 35 सेंटीमीटर। 8वें महीने पर 32 वीक पर क्या होता है? लेसिथिन स्पिंगोमाइलिन का रेशो 1:1 हो जाता है वापस से। लेसिथिन स्पिंगोमाइलिन का रेशो 1:1 हो जाता है। सम क्रीजेज प्रेजेंट, कुछ क्रीजेज आ जाती हैं, अरे है ना, कुछ नेल्स आ जाते हैं बच्चे के, और बच्चे की लेंथ जो है वो 40 सेंटीमीटर हो जाती है। अगर मैं 9वें महीने की बात करूं तो 9वें महीने पे यानी 36 वीक के बाद तो लेसिथिन और स्पिंगोमाइलिन का रेशो 2:1 से ज्यादा हो जाता है, 2:1 से ज्यादा हो जाता है। आपने और बताओ, इस बच्चे में ब्राउन फैट डेवलप हो जाता है, सबक्यूटेनियस फैट डेवलप हो जाता है, कवर्ड बाय सबक्यूटेनियस फैट, कवर्ड बाय सबक्यूटेनियस। इसमें बच्चा सबक्यूटेनियस फैट से क्या हो जाता है? कवर्ड हो जाता है। फीटस की जो लेंथ है वो 45 सेंटीमीटर हो जाती है। और अब ये बच्चा वाइबल हो सकता है बाहर, एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ, बाहर बच्चा आराम से सर्वाइव करेगा, किसी पार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ को सर्वाइव कर सकता है कब? 9वें महीने का बच्चा। तो ये मैं लिख दिया क्योंकि आप लिख नहीं पा रहे थे। 7वें महीने में 1:2 होता है, 8वें महीने में 1:1 होता है, और 9वें महीने में 2:1 होता है। 5 महीने में लेंथ कितना रहेगा? 25। ठीक है बच्चे?
समझ आ गया? समझ आया? ओके, तो ये था। अब बात करते हैं जर्म लेयर की। किसकी बात करते हैं? जर्म लेयर्स की बात करते हैं। तो जर्म लेयर में कैसे? सबसे पहले बात करते हैं एंडोडर्म। और एंडोडर्म से क्या बनता है? एंडोक्राइन। क्या बनता है? एंडोक्राइन। थाइमस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, लिवर और लाइनिंग ऑफ लंग्स एंड जीआई ट्रैक्ट, सब किससे बनते हैं? एंडोडर्म से बनते हैं। दोबारा एंडोडर्म यानी एंडोक्राइन। थाइमस ग्लैंड इससे बनती है, थायराइड ग्लैंड इससे बनती है, पैराथायराइड ग्लैंड इससे बनती है, लिवर इससे बनता है, लाइनिंग ऑफ लंग्स इससे बनता है, जीआई ट्रैक्ट की लाइनिंग भी इससे बनती है। तो एंडोडर्म के बारे में मैंने इतना बता दिया। अगर मीजोडर्म के बारे में पूछे कि मीजोडर्म से क्या क्या बनता है, तो मीजोडर्म से मसल्स बनती हैं। अब मसल्स हार्ट की मसल्स बनती है, रिप्रोडक्टिव की बनती है, मस्कुलोस्केलेटल की बनती है, किडनी बनती है। ये सब किससे बनता है? मीजोडर्म से। तो मसल्स, हार्ट, रिप्रोडक्टिव, मस्कुलोस्केलेटल और किडनी। मसल्स, हार्ट, रिप्रोडक्टिव, मस्कुलोस्केलेटल और किडनी सब किससे बनते हैं? मीजोडर्म से। इसके बाद है एक्टोडर्म। कौन सा है? एक्टोडर्म से क्या क्या बनता है? एक्टोडर्म से ब्रेन बनता है, सीएनएस बनता है, सेंस बनते हैं, पांचों सेंस ऑर्गन बनते हैं एक्टोडर्म से। स्किन बनती है, हेयर बनते हैं, नेल्स बनते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन किससे बनती है? एक्टोडर्म से। म्यूकस मेम्ब्रेन एक्टोडर्म से, नेल्स एक्टोडर्म से, हेयर एक्टोडर्म से, स्किन एक्टोडर्म से, पांचों सेंस ऑर्गन एक्टोडर्म से, सीएनएस एक्टोडर्म से, ब्रेन एक्टोडर्म से, सब एक्टोडर्म से बनता है जितने मैंने बोले। तो एंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म से क्या क्या बनता है मैंने उसके बारे में बताया। बोला क्या बच्चे? अरे बहुत इजी तो बोला है मैंने। एंडोडर्म से एंडोक्राइन, थाइमस, थायराइड, पैराथायराइड, लिवर, लाइनिंग ऑफ लंग्स, जीआई ट्रैक्ट की लाइनिंग किससे बनता है? एंडोडर्म से। मीजोडर्म से मसल्स, कहाँ की? हार्ट की, रिप्रोडक्टिव की, मस्कुलोस्केलेटल की और किडनी की। एक्टोडर्म से ब्रेन और सीएनएस। सीएनएस के सबके साथ साथ सेंस ऑर्गन बनते हैं, पांचों सेंस ऑर्गन। स्किन बनती है, हेयर बनते हैं, नेल्स बनते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन बनती है एक्टोडर्म से। ये सब चीजें एक्टोडर्म से बनती हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये थोड़ा सा और ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, कार्डियक कैथेटराइजेशन। क्या है? कार्डियक कैथेटराइजेशन। कार्डियक कैथेटराइजेशन। अब कार्डियक कैथेटराइजेशन याद रखना, इस पूरे प्रोसीजर के अंदर कितना समय लगता है? इस पूरे प्रोसीजर के अंदर कितना समय लगता है? 1 से 3 घंटे का समय लगता है कार्डियक कैथेटराइजेशन में। कार्डियक कैथेटराइजेशन के समय में याद रखना, इसमें रेडियो ओपेक डाई इंसर्ट करते हैं। इस रेडियो ओपेक डाई की वजह से पेशेंट में फील एक्सपीरियंसिंग फ्लशिंग और वार्म सेंसेशन। पेशेंट फ्लशिंग फील करता है और वार्म सेंसेशन फील करता है क्योंकि आप इसमें रेडियो ओपेक डाई का यूज करते हो। द ब्लड वेसल्स एंड फ्लो ऑफ ब्लड विल बी एग्जामिन्ड। आप कार्डियक कैथेटराइजेशन का यूज करके ब्लड वेसल्स को और फ्लो ऑफ ब्लड को आप एग्जामिन कर सकते हो। समझ में आ रहा है बच्चे? अगर आपको लोकल एनेस्थीसिया के द्वारा आप कार्डियक कैथेटराइजेशन को यूज करोगे देन डेफिनेटली यू हैव द मिनिमम डिस्कंफर्ट। अगर आपने लोकल एनेस्थीसिया यूज कर रखा है तो आपको मिनिमम डिस्कंफर्ट होगा ड्यूरिंग इंसर्शन ऑफ कार्डियक कैथेटराइजेशन। जिस व्यक्ति को कार्डियक कैथेटराइजेशन होना है उसमें होल्ड कर देते हैं मेटफॉर्मिन को होल्ड कर देते हैं। मेटफॉर्मिन को होल्ड करने के पीछे रीजन क्या होता है? बिकॉज मेटफॉर्मिन क्या करती है? लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन करती है, और लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन करती है विद द रेडियोपेक डाई। तो 24 घंटे पहले और 48 घंटे बाद तक मेटफॉर्मिन नहीं देते कार्डियक कैथेटराइजेशन वाले क्लाइंट को। दोबारा सुन लो, होल्ड करना है 24 घंटे पहले और 48 घंटे बाद तक। कार्डियक कैथेटराइजेशन के 24 घंटे पहले और 48 घंटे बाद तक आप मेटफॉर्मिन को नहीं देते, क्योंकि मेटफॉर्मिन को देने से वो रिएक्ट करके किसके साथ? रेडियोपेक डाई के साथ लैक्टिक एसिड बनाता है, इसलिए मेटफॉर्मिन को होल्ड कर दिया जाता है। समझा बच्चे? कार्डियक कैथेटराइजेशन के टाइम पे नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है? सबसे पहले आप असेस करिए एलर्जी फॉर आयोडीन। अगर किसी को आयोडीन से एलर्जी है, इफ एनी क्लाइंट हैज आयोडीन एलर्जी दैट टाइम द क्लाइंट डज नॉट हैव यूज ऑफ कार्डियक कैथेटराइजेशन, क्योंकि उसमें जो डाई है वो आयोडीन बेस्ड होती है, आप इसको यूज मत करिएगा। कोई भी अगर व्यक्ति है जिसको सी फूड से एलर्जी है तो भी उसे कार्डियक कैथेटराइजेशन का यूज नहीं करना है। याद रखिएगा मैं जो बता रहा हूं, जिधर से आपने कार्डियक कैथेटर को इंसर्ट किया है उस साइट पर ब्लीडिंग होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो यू कैन अप्लाई द डायरेक्ट प्रेशर ऑन द साइट ऑफ द ब्लीडिंग फॉर 5 to 10 मिनट, दैट कैन स्टॉप द ब्लीडिंग। अगर किसी को ब्लीडिंग है जहां से कार्डियक कैथेटर को इंसर्ट किया गया है तो आप डायरेक्ट प्रेशर लगा सकते हो। कितने मिनट तक? 5 से 10 मिनट तक। और डायरेक्ट प्रेशर लगाने से ब्लीडिंग बंद हो जाती है। ये बात आपको नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी में याद रखना है। उस बच्चे को, जिसका, इस इंसान को जिसको कार्डियक कैथेटराइजेशन लगाया है, उसको 6 घंटे तक किसी प्रकार का कोई भी ब्लड थिनर नहीं देते। उसे 6 घंटे तक कोई भी ब्लड थिनर नहीं दिया जाता। याद रखना, ये मेरा 5 स्टार पॉइंट है और मुझे पता है आपको कभी कभी एग्जाम में काम देगा कि अगर किसी को फीमोरल आर्टरी से कार्डियक कैथेटर को इंसर्ट किया गया है, अगर फीमोरल आर्टरी से कार्डियक कैथेटर को इंसर्ट किया गया है तो क्लाइंट की पोजीशन लो फाउलर देते हैं, क्लाइंट को पोजीशन लो फाउलर देते हैं। पर अगर किसी ने एंटी क्यूबिटल साइड से कार्डियक कैथेटर को इंसर्ट किया है तो उसे हाउ फाउलर पोजीशन देते हैं। दोबारा सुन लो, फीमोरल साइड से दिया है कार्डियक कैथेटराइजेशन तो उसको लो फाउलर पोजीशन देते हैं, और एंटी क्यूबिटल की तरफ से लगाया है क्या कार्डियक कैथेटराइजेशन तो उसको हाई फाउलर पोजीशन देते हैं। इस बात को याद कर लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा, काम आएगा। कार्डियक कैथेटराइजेशन करने के बाद यूरिन आउटपुट को चेक करना है। यूरिन आउटपुट शुड बी द 30 ml पर आवर, 30 ml पर आवर होना जरूरी है। सीरम क्रिएटिनिन लेवल को चेक करना है, और सीरम क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल जो होता है वो 0.6 से 1.3 नैनोग्राम पर डीएल होता है। कितना होता है? 0.6 से 1.3 नैनोग्राम पर डीएल होता है। आपको सीरम क्रिएटिनिन भी चेक करना है। रेडियो ओपेक जो होता है वो नेफ्रोटॉक्सिक होता है। रेडियो ओपेक डाई जो होती है वो नेफ्रोटॉक्सिक होती है, इसलिए आपको इसका यूरिन आउटपुट चेक करना कंपलसरी था। रेडियो ओपेक डाई लगाने के बाद क्लाइंट को नॉर्मल होने में 4 से 12 घंटे लगते हैं। रेडियो ओपेक डाई को इंजेक्ट करने के बाद बाय द कार्डियक कैथेटराइजेशन वी नीड एटलीस्ट 4 to 12 आवर्स
फॉर नॉर्मलाइज द क्लाइंट, क्लाइंट को नॉर्मल करने के लिए 4 से 12 घंटे का समय लगता है। अब आप कहते हो कितना भाई को आता कैसे है पढ़ने से, तो तुम्हें क्या लग रहा है तुम मेरी शक्ल देखने बैठे हो, इतना सुंदर भी नहीं हूँ मैं, तुम पढ़ने बैठे हो। और ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये सब सब रामायण है, ये जो मैं बता रहा हूँ ये सारे रामायण है, सारे काम आएंगे आपको। समझ गए बच्चे? समझ में आ गया बच्चे? और बताइए सर, अगर 12 आपको मैंने बताया इसको नॉर्मल होने में 12 घंटे लगते हैं, अगर 12 घंटे के बाद भी इम्पेयर्ड सर्कुलेशन, पल्स रेट कम हो रही है और कोल्ड हो गए हैं लेग्स, तो आप याद रखिएगा, नोटिफाई द फिजिशियन, डॉक्टर को बुला के ले आइएगा, तुरंत रिपोर्ट कर दीजिए हेल्थ केयर वर्कर को। ये तो रहा कौन, कार्डियक कैथेटराइजेशन। आफ्टर प्रोसीजर, प्रोसीजर के बाद क्या करना चाहिए, असेस द कार्डियक अरिदमिया। कार्डियक कैथेटराइजेशन के बाद आपको कार्डियक अरिदमिया हो सकता है, उसको असेस कर लीजिए। इंक्रीज फ्लूइड टू एक्सक्रिएट डाई, फ्लूइड बढ़ाना पड़ेगा जिससे डाई बॉडी से बाहर निकल जाए। डाई को निकालने के लिए मुझे फ्लूइड इनटेक बढ़ाना पड़ेगा क्लाइंट को। नो लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट आफ्टर द प्रोसीजर, प्रोसीजर के बाद आपको हैवी लिफ्टिंग नहीं करनी कुछ समय तक। और टब बाथ नहीं करनी, याद रखना, सिर्फ शॉवर लेना है, टब बाथ नहीं करनी। कार्डियक कैथेटराइजेशन, कार्डियक कैथेटराइजेशन को यूज करने के बाद आपको टब बाथ नहीं करनी जब तक कि साइट वो सील ना हो जाए जहां से कार्डियक कैथेटर को इंसर्ट किया था। ये बात सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी जो मैं बता रहा हूँ, याद रहेंगे सारी चीजें। वेरी गुड। मेरी क्लास बेटा फिक्स नहीं होती, मैं वीक में 2-3 दिन क्लास लेता हूँ, ठीक है। सबीर अहमद खान, ऐसा तुझे लगता है ये पीडियाट्रिक और एमएसएन है, ये कार्डिक सिस्टम है पीडियाट्रिक का, जहाँ कार्डिक कैथेटराइजेशन यूज किया जाता है फॉर द टू डायग्नोसिस ऑफ द टेक्टोलॉजी ऑफ हेल्थ कंडीशन और अदर कंडीशन लाइक दैट। दिमाग जितना है उतना ही सोच पाएगा, तो तुझे क्या ही कह सकते हैं बेटा। समझ आ रहा है? अगला हम देखते हैं कौन सा, एक्सरसाइज ईसीजी स्ट्रेस टेस्ट। एक्सरसाइज, 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 एक्सरसाइज ईसीजी स्ट्रेस टेस्ट। इसे स्ट्रेस टेस्ट भी कहते हैं, एक्सरसाइज टेस्ट भी कहते हैं। हार्ट का रेस्पॉन्स चेक करते हैं ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। इसके अंदर हम क्या चेक करते हैं, हार्ट का स्ट्रेस चेक करते हैं, हार्ट का रेस्पॉन्स चेक करते हैं ड्यूरिंग द एक्सरसाइज और स्ट्रेस। इस टेस्ट के दौरान आपको होल्ड करना होता है बीटा ब्लॉकर को और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को होल्ड करना है। ये बात ध्यान रखना, इन दोनों दवाइयों को होल्ड करना है। किस किस को, बीटा ब्लॉकर्स को होल्ड करना है और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को हेल्प करना है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को होल्ड करना है और बीटा ब्लॉकर को भी होल्ड करना होता है।
एक्सरसाइज ईसीजी स्ट्रेस के दौरान, ये बात ध्यान, क्योंकि जो मेडिसिन यूज होती है इस एक्सरसाइज ईसीजी में, ये दोनों मेडिसिन उसके अपोजिट वर्क करती हैं, तो इन दोनों को होल्ड करना जरूरी है। सर कौन सी मेडिसिन यूज होती है? डोबूटामाइन यूज करते हैं, तो डोबूटामाइन के अगेंस्ट काम करती हैं दोनों मेडिसिन। कौन कौन सी? बीटा ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, इसलिए इसको यूज नहीं करते। डू नॉट गो द जिम एंड द सेम डे ऑन द टेस्ट, जिस दिन आपका टेस्ट हुआ है उस दिन आप जिम में मत जाइएगा। वियर स्नीकर, सिंपल चप्पल वाले कपड़े, सिंपल कपड़े के जूते या चप्पल पहननी है। बियर लाइट लूज क्लॉथ, कंफर्टेबल कपड़े पहनने, लूज पहनने हैं और लाइट कपड़े पहनने हैं। हल्का सा खाना खाना और हल्का सा फ्रूट पीना है, ज़्यादा हैवी ईटिंग करके नहीं करते इस टेस्ट को, और ना बहुत ज़्यादा पानी पी के इस टेस्ट को करते हैं। तो लाइट तो खाना लेना है, लाइट ही क्या लेना है? फ्लूइड लेना है। समझ आ रहा है बच्चे? ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है इस दौरान। हाँ दे रहा। ठीक है बच्चे, ओके। चलो और बताओ सर, और किसके बारे में बात कर रहे हैं? और सुनो। हम्म, और किसके बारे में बताना है? यूटीआई के बारे में जान लो। यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई के बारे में जानो। तो यूटीआई के अंदर हम क्या करते हैं? कॉमन, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूटीआई इकोलाई होता है। मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? इकोलाई। मोस्ट कॉमन कॉज इकोलाई है, मैंने कहा कॉमन होता है उन व्यक्तियों में जो सेक्सुअली एक्टिव होते हैं, और या उनमें कॉमन होता है जिनको फ्रीक्वेंट कैथेटराइजेशन होता है। दो व्यक्तियों में यूटीआई के चांसेस सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, एक तो उसमें जो सेक्सुअली एक्टिव होते हैं, और एक उसमें जिनको फ्रीक्वेंट यूज किया जाता है, जिनको फ्रीक्वेंट क्या करते हैं? जिनको फ्रीक्वेंट कैथेटराइजेशन किया जाता है उनको। समझ आ गया बच्चे? चलो अब बात करते हैं सर, टीचिंग किस किस बारे में आपको बताया जाएगा? ये जो टीचिंग है, ये जो टीचिंग है वो किसके बारे में? यूटीआई के बारे में अगर आपको समझाना है तो क्या समझाओगे? सबसे पहले बोलना है कि फ्लूइड ज़्यादा लीजिए। सबसे पहले बोलना है कि फ्लूइड ज़्यादा लीजिए। दूसरा, हर 2 से 4 घंटे में टॉयलेट करने जाइए, होल्ड करके मत बैठिए टॉयलेट को। आप टॉयलेट आ रहा है तो करके आइए, हर 2 से 4 घंटे में करना है। वाइप अगर आपको क्लीन करना है तो फ्रंट से बैक करना है, कभी बैक से फ्रंट क्लीन नहीं करते, हमेशा फ्रंट से बैक क्लीन करते हैं। सेक्स करने के बाद इमीडिएट आपको टॉयलेट जाना चाहिए। अगर सेक्स करने के बाद आप इमीडिएट टॉयलेट जाते हो तो आपको यूटीआई के चांसेस कम हो जाते हैं। नो डाउचिंग, बार बार इरिगेशन नहीं करना है जेनाइटल ट्रैक का यूटीआई से बचाने के लिए। और नो पेरिनियल डिओड्रेंट, कोई खुशबू वाला इत्र नहीं लगाना। जहां उस एरिया में जहां जैसी स्मेल है वैसी आएगी, वहां कोई रात की रानी का फूल तो लगा हुआ नहीं है कि खुशबू से महकेगा। तो आपको आर्टिफिशियल डिओड्रेंट यूज नहीं करने अपने पेरिनियल एरिया को महकाने के लिए। फिरोमोन्स नहीं छोड़ रहे, तुम्हारा वाला कुत्ते की तरह सूंघता हुआ नहीं आता भाई। समझ में आ रहा है ना? और बताओ, टब बात नहीं करते, टब बात नहीं करते। यूटीआई के चांस ज्यादा होते हैं टब बात करने वाले लोगों में। नो स्पर्मिसाइडल, कोई स्पर्मिसाइडल क्रीम यूज नहीं करते। जो अंडर गारमेंट्स हैं वो कॉटन के यूज करते हैं, सिंथेटिक नायलॉन के सस्ते वाले यूज नहीं करते।
समझ में आ रहा है? ऐसा कहते हैं कि एक व्यक्ति के साथ ही इंटरकोर्स करने से यूटीआई के चांस नहीं होते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी यूटीआई के चांस हो सकते हैं, पर चांसेस कम होते हैं। मोनोगैमी सेक्स पार्टनर, जिनका सेक्स पार्टनर एक ही होता है, उनको यूटीआई के चांस कम होते हैं, पर नहीं होगा ऐसा कहना बेवकूफ़ी है। अगला सुनो। अगर फायर लग जाती है, क्या लग जाती है? फायर। अगर कहीं आग लग जाती है तो इसके मैनेजमेंट क्या होते हैं? अगर कहीं हॉस्पिटल में, प्रीमिसेस में, जहाँ वर्क कर रहे हो वहाँ आग लग जाती है तो क्या करना होता है? मैनेजमेंट में सबसे पहले क्या करना होता है? आपको रेस्क्यू करना होता है। क्या करना होता है? रेस्क्यू करना होता है या रिमूव करना होता है। रेस्क्यू करना होता है, रिमूव करना होता है पेशेंट को फ्रॉम द रूम, फ्रॉम रूम। उसे रूम से फटाफट रिमूव कर दीजिए। उसके बाद आप एक्टिव कर दीजिए, एक्टिव अलार्म। फिर आप अलार्म को क्या कर दीजिए? एक्टिव कर दीजिए, सॉरी अलार्म। ठीक है बच्चे? इसके बाद आप वहां पे कंटेन, कंटेन फायर, कंटेन फायर। आप कंटेन फायर का मतलब है डोर को क्लोज कर दीजिए, विंडो को क्लोज कर दीजिए। आफ्टर रिमूविंग आउट द पेशेंट, इन्हें बंद कर दीजिए जिससे कि जो हवा है वो कम आए, तो जो आग है वो ज़्यादा ना भड़के। और नंबर 4 करना है इवैक्यूएट एक्सटेंशन। आपको वहां से इवैक्यूएट, इवैक्यूएट, इवैक्यूएट या क्या करते हैं बच्चे? एक्सटिंग्विश, 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 ये करते हैं। तो ये है 4 जो आपको फायर के समय याद रखने हैं। रेस्क्यू करना है, अलार्म को एक्टिवेट करना है, कंटेन फायर करना है, एवैक्यूएट और एक्सटिंग्विश करना है। सर फायर एक्सटिंग्विशर को यूज कैसे करते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर को यूज कैसे करते हैं? फायर एक्स, फायर एक्सटिंग्विशर, ये बेटा इसमें जो कह रहा हूं ना वो चीजें जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं बार बार। एक्सटिंग्विशर को यूज कैसे करना है वो देख लीजिए एक बार आप। सबसे पहले पुल द पिन, उस पिन को खींच लीजिए जो उसमें लगी हुई है। एम एट फायर, और फिर निशाना लगाइए। एम एट फायर, किस पर निशाना लगाइए? फायर पे। फिर उसे स्क्वीज कर दीजिए। क्या कर दीजिए? स्क्वीज, स्क्वीज कर दीजिए। और फिर इसको करिए स्वीप अ साइड वे, स्वीप्स साइड वे, स्वीप्स साइड वे। समझ में आ रहा है? अब सुनो, डबल स्टार बना के इस बात को। अगर फायर लोअर फ्लोर पे लगी है, अगर आग जो है वो कहाँ लगी है? सबसे लोअर फ्लोर पे लगी है फायर, तो फर्स्ट एक्शन क्या होगा? तो फर्स्ट एक्शन होगा टर्न ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को बंद करना पहला एक्शन होगा। अगर छोटी आग लगी है, स्मॉल फायर, एक छोटी जगह आग लग गई है, तो मेरा फर्स्ट एक्शन होगा, फर्स्ट एक्शन होगा एक्सटिंग्विश। क्या होगा? एक्सटिंग्विश। अगर स्मॉल फायर है, स्मॉल फायर विद स्मोक, धुएं के साथ है पर छोटी आग है, तो फर्स्ट एक्शन होगा रेस्क्यू। आई होप आपको इतनी सी बात समझ में आ गई होगी बच्चे।
समझ में आ गया बेटा? अगली सुनो, अगर किसी को सीजर आ रही है, अगर किसी को सीजर आ रही है तो इसकी जो प्रायोरिटी है, अगर किसी को सीजर आ रही है तो इसकी जो प्रायोरिटी है वो एयरवे फर्स्ट प्रायोरिटी है, सेफ्टी दूसरी प्रायोरिटी है, मेडिकेशन तीसरी प्रायोरिटी है, आईवी लाइन चौथी प्रायोरिटी है, ऑब्जर्व कैरेक्टरिस्टिक पांचवी प्रायोरिटी है, और डॉक्यूमेंट्स फाइंडिंग ये मेरी लास्ट प्रायोरिटी है। ये रही प्रायोरिटी सीजर की। समझ आ गया बच्चे? आई होप आपने आज की क्लास को एंजॉय किया होगा, आपने आज की क्लास से बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ एग्ज़ाम के लिए आपको मैंने पढ़ाया होगा। ये आपके बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। ये जो क्लास मैंने ली है मेरी गारंटी है कि एग्ज़ाम में आपको ये एक एक चीज़ को बताएगी, चाहे फीटल माइलस्टोन के बारे में हो, चाहे फायर के बारे में हो, सीज़र के बारे में हो, एआरएम के बारे में हो, किसी के बारे में हो, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई हैं बच्चे। ठीक है, तो याद रखिएगा, आप इस चीज़ों को एग्ज़ाम में अप्लाई करिएगा। अगली क्लास में जब लेके आऊँगा, अगली क्लास में जब लेके आऊँगा बच्चे, तो मैं आपको फिर ये बताऊँगा कि कौन कौन सी चीज़ें आप डीएसएसबी में आपके नॉन नर्सिंग के रिलेटेड आपको हेल्प करेंगी, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नॉन नर्सिंग की मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। कब? जब मैं अगली क्लास में आऊँगा। मोस्ट प्रॉब्ली क्लास संडे को होगी, तो नेक्स्ट संडे मेरी क्लास होगी जिसमें मैं डीएसएसबी के काफ़ी कंटेंट को कवर करने की कोशिश करूँगा, जितना मुझसे हो पाएगा उतना। समझ आ रहा है बच्चे? तो आप इस बात से बेफिक्र रहिएगा कि आपको कोई भी चीज़ ऐसी रहेगी जो एग्ज़ाम में मेरे द्वारा मदद नहीं करी जाएगी। जितना मुझसे हो जाएगा उतना मैं पक्का आप लोगों की कोशिश करूँगा आपके साथ देने की। और वो अलग बात है कि समय ही कम रहा तो मैं उतनी नहीं कर पाऊँगा, पर याद रखना कि चाहे कितना भी मैंने पहले भी कहा है, चाहे कितना भी साफ साफ दिखाई क्यों नहीं दे रहा हो कि हार होगी, पर फैसला तो लास्ट में ही होगा। जब तक जब तक आपकी हार तय नहीं होती, हार नहीं मानना। क्योंकि बेटा जीत अक्सर उनकी हो जाती है जो हार को टालते रहते हैं। जीत अक्सर उनकी हो जाती है जो हार को टालते रहते हैं। तो आपको बस हार को टालना है एंड तक, और कुछ ना कुछ करते रहना है, आपको वो चीज़ें अच्छी मिलेंगी। जाते आते दो लाइन आपके सामने जाते आते दो लाइन आपके सामने इरशाद फरमा रहा हूँ कि हम अपने दुख को गाने लग गए हैं, हम अपने दुख को गाने लग गए हैं, मगर इसमें जमाने लग गए हैं। जिन्हें हम मंजिलों तक लेकर आए, जिन्हें हम मंजिलों तक लेके आए, वही रास्ता बताने लग गए हैं। इसी के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ। अगली क्लास बहुत अच्छी होगी डीएसएसबी की पूरी तैयारी के साथ, और मेरी एक मैं की पॉइंट्स की क्लास और लूँगा। की पॉइंट्स का थर्ड पार्ट आएगा, और ये की पॉइंट्स का थर्ड पार्ट अब तक का बेस्ट होगा, ये गारंटी है। इसमें मैं बताऊंगा प्रायोरिटी, इस पे मेरा काम चल रहा है। मैं अभी क्वेश्चन, मैं एक फ्रेम कर रहा हूँ कंसेप्ट,
कि प्रायोरिटी किस किस प्रायोरिटी को कब कब प्रायोरिटी दी जाएगी। और ये मेरी गारंटी है कि नॉर्थ सेट के लिए ये रामबाण होगी। तो ये वाले की पॉइंट की क्लास मिस मत करना। जो भी थर्ड पार्ट आएगा की पॉइंट्स का वो ऐतिहासिक होगा 100%। जैसे आज की क्लास इससे भी बेटर क्लास होगी जो ये बताएगी कौन सी प्रायोरिटी का डिसाइड कैसे किया जाता है जब क्वेश्चन में ऐसी चीज आती है। तो मिलेंगे अगली क्लास में जब भी। आई होप आपने क्लास को एंजॉय किया होगा, पढ़ा होगा। बहुत जल्दी मुलाकात होगी। गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब आखिर।